रामलाल कुर्बानी दे देगा लेकिन तुम्हें फिजिक्स समझा देगा। अब देख, इसको मैंने इतना तक खींच चुका है, क्या लगता है अब ये कुछ रिसेप रीगेन करेगा कि नहीं करेगा? मैंने बहुत जोर से खींचा हुआ है, बहुत जोर से खींचा हुआ, देख बहुत जोर से खींचा हुआ है। अब इसको मैं छोड़ता हूँ, क्या हुआ? थोड़ा भी सेप रीगेन नहीं किया। यही तो प्लास्टिसिटी आ गई, देख प्लास्टिसिटी आ गई। और खींच, ले ले, थोड़ा भी सेप रीगेन नहीं कर रहा। देख ना भाई, देख ना, पूरे फ्रेम में आ गया। क्या हाल बना दिया तूने रामलाल का। रामलाल कुर्बान हो गया लेकिन तुम्हें फिजिक्स मुझे लगता है सिखा गया होगा। या रामलाल की कुर्बानी ने तुम्हें फिजिक्स सिखाया या नहीं सिखाया, जरूर बताना। लिख देना कि रामलाल की कुर्बानी ने मुझे आज फिजिक्स समझा दिया और रुला दिया रामलाल के डेडिकेशन में। कोई बात नहीं, अब इसको और खींच दूंगा, और खींच दूंगा, और बहुत जोर से खींच दूंगा तो रामलाल का इल्ड पॉइंट भी आ जाएगा, ब्रेकिंग फ्रैक्चुअल पॉइंट भी आ जाएगा और रामलाल कहीं ना कहीं टूट जाएगा। अगर रामलाल का इल्ड पॉइंट मतलब ब्रेकिंग पॉइंट, फ्रैक्चुअल पॉइंट बहुत जल्दी आ जाता है, मतलब वो रामलाल ब्रिटल नेचर का था। और अगर उसका फ्रैक्चुअल पॉइंट बहुत लंबा खींचने के बाद आता है, मतलब वो डक्टाइल नेचर। तो रामलाल की कुर्बानी को 2 सेकंड मौन रख के इज्जत दीजिए और प्लीज़ ये चीज़ों को भूलिएगा नहीं तो ऐसा हो रामलाल बेचारा तुम जैसे दिमाग से पैदल लोगों के लिए निपट गया। रामलाल को भी ऊपर जाके अफसोस होगा कि मैंने किसके लिए कुर्बानी दे दी, कौन से लोग हैं ये, किसके लिए कुर्बानी दे दिया, जिसके लिए मैंने कुर्बानी भी दिया और इनको कुछ समझ भी नहीं आया। तो रामलाल के को श्रद्धांजलि देते हुए अपने पैदल दिमाग को थोड़ा सा अपग्रेड करो और इसको याद रखो। आगे देखते हैं। Select correct statement. Elastic force are not always conservative. Yes, this is right. Not always conservative. सिर्फ proportional limit में conservative. Elastic force always conservative ना. Elastic force are conservative only when the Hooke's law is over. हो ये सही है. Elastic force are not conservative, ये गलत। अच्छा, elastic force are not always conservative. ये कह रहा है elastic force are not always conservative. Not always conservative. हमेशा conservative नहीं है. Elastic force are not always conservative. गलत है। ये स्टेटमेंट ज्यादा सही। इलास्टिक फोर्स आर कंजर्वेटिव ओनली व्हेन हुक्स लॉ इज ओबेड। हाँ, प्रोपोर्शनल लिमिट में इलास्टिक जो फोर्स होता है कंजर्वेटिव होता है और उसके लिए पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है, वो हम आगे पढ़ेंगे, है ना, याद रखिएगा हुक्स लॉ। व्हिच ऑफ द फ्लोइंग अफेक्ट द इलास्टिसिटी ऑफ सब्सटेंस? चेंज इन टेम्परेचर, राइट, इम्प्योरिटी सब्सटेंस, राइट, हार्मिंग, राइट, अभी समझाया, मतलब ये आंसर जाएगा। ऑल ऑफ द थ्री। हार्मिंग से, ठोकने पीटने से उसकी इलास्टिसिटी कम होती है, इम्प्योरिटी से में इंक्रीज और डिक्रीज, और चेंज इन टेम्परेचर से डिक्रीज। सॉरी, चेंज इन टेम्परेचर में इंक्रीज या डिक्रीज क्या पता नहीं, मतलब गामा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा। बहुत बढ़िया बेटा। नेक्स्ट देखिए, शियर स्ट्रेन पॉसिबल इन शियर गैस में नहीं होता, फ्लूइड में, लिक्विड में नहीं होता, गैस और लिक्विड में नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ सॉलिड में होगा। बेटा पूछ लेते हैं ऐसा सवाल, बल्क मॉडुलस इज डिफाइंड फॉर, ऐसा सवाल नीट का पूछा हुआ है, बल्क मॉडुलस इज डिफाइंड फॉर, बल्क मॉडुलस किसके लिए डिफाइन होता है? फॉर ऑल। नेक्स्ट देखिए, द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ टू वायर, देखो रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ टू वायर R1 by R2 is equal to 2:1। द रेडियस ऑफ टू वायर ऑफ सेम मटेरियल। अच्छा, एक वर्ड छोड़ दिया, देखो बेटा यही है सॉलिड में, सॉलिड के सवालों को बहुत पेशेंटली पढ़िएगा, फॉर्मूला मैंने बता दिया जिससे सॉल्व होगा। सेम मटेरियल मतलब इसका यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी सेम है। रेडियस का रेशियो ये दिया, ये गामा लिखा बेटा, ये आर नहीं है, गामा 1 बराबर गामा 2। इफ दीज वायर आर स्ट्रेस्ड बाय इक्वल फोर्स, देन रेशियो ऑफ स्ट्रेस प्रोड्यूसिंग इक्वल फोर्स, इक्वल फोर्सेस आप खींचा है तो आप स्ट्रेस लिखेंगे F बराबर, सॉरी स्ट्रेस बराबर फोर्स अपॉन एरिया। अब मटेरियल सेम है तो ज्यादा अपने को टेंशन है नहीं, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स भी सेम है तो इसको भी हटाओ, एरिया को लिखोगे पाई आर स्क्वायर तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर। दैट्स मतलब स्ट्रेस पहले का स्ट्रेस पहले के रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब स्ट्रेस 1 डिवाइडेड बाय स्ट्रेस 2 इक्वल टू R1 नीचे R2 ऊपर का होल स्क्वायर। ये तो होगा। R1 बाई R2 का रेशियो दिया हुआ है 2:1, देखो R1:R2 तो 2 नीचे 1 ऊपर, 1/2 का होल स्क्वायर 1:4, ये सी आंसर आ जाए। बहुत छोटे छोटे से ऐसा ही सवाल पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, फिगर शोज ग्राफ बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। ये रहा आपका स्ट्रेस, ये रहा स्ट्रेन फॉर अ यूनिफॉर्म वायर, मतलब एक ही वायर है, अ वायर, वन वायर ऑफ डिफरेंट टेम्परेचर। अब एक वायर का तो यंग मॉडुलस एक ही होगा, हाँ, लेकिन टेम्परेचर की वजह से चेंज हो सकता है। अच्छा, ध्यान से एकदम अच्छे सुनना,
स्ट्रेस वाई पे है, बाई स्ट्रेन मतलब वाई बाई एक्स मतलब छोटा या बड़ा वाई बाई एक्स, ये स्लोप को बताता है। और स्ट्रेस बाई स्ट्रेन होता है बल्क मॉडुलस, तो स्लोप इज इक्वल टू मतलब सॉरी यंग मॉडुलस, तो जिसका स्लोप ज्यादा उसका यंग मॉडुलस ज्यादा। तो यहां पे जो यंग मॉडुलस होगा यहां पे इसके लिए T2 के लिए ज्यादा होगा, T1 के लिए कम होगा। यंग मॉडुलस कम कब हो जाता है? हाई टेम्परेचर पे। यंग मॉडुलस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो जिसका स्लोप कम है उसका टेम्परेचर ज्यादा होगा। तो T1 का स्लोप कम है तो T1 का टेम्परेचर ज्यादा होगा। आप बोलेंगे T1 इज ग्रेटर देन T2। लास्ट ईयर का पूछा हुआ सवाल है, मैंने टाइप करने वाले को बोला था कि ईयर मेंशन रखना ताकि बच्चों को फील आ जाए कि ये पूरे PYQ मैंने करा दिए, पूरे PYQ करा दिए, एक भी नहीं छोड़ा। लेकिन वो तो सूखा नशा करके टाइप करते हैं। टू डिफरेंट टाइप ऑफ रबर्स आर फाउंड टू हैव डिफरेंट स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। ये मैंने उनको बोला था टाइप करने के लिए। एक कर्व होता है, जैसे आपने हिस्टेरिसिस लूप पढ़ा होगा बेटा, आपने क्या पढ़ा होगा? हिस्टेरिसिस लूप। हिस्टेरिसिस लूप पढ़ा है क्या? BH कर्व हिस्टेरिसिस लूप। हाँ सर, जिसमें मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से मैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेटाइज हो जाता है, जिसको कहते हैं मैग्नेटिक इंड्यूस मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। हाँ सर पढ़ा है, सर पढ़ा है, ठीक है, बहुत बढ़िया, पढ़ना था। उसी तरीके से यहाँ पे भी लोडिंग अनलोडिंग का गेम होता है। जैसे मान लो तुम बाइक से जा रहे हैं और तुम्हारा सॉकर खराब है, बाइक में सॉकर लगे होते हैं, और अच्छा हमने देखा ही नहीं। तूने बाइक कब देखा बे रामलाल? बाइक कब देखा तू युगांडा वासी? बाइक में ना टायर के ऊपर पीछे से सॉकर लगा होता है, कार में भी सॉकर होता है। सर उससे क्या होता है? उससे ये होता है कि मान लो बाइक से बहुत तेजी से जा रहे हो और अचानक से गड्ढे में जाओगे, तो स्मॉल टाइम में, बहुत स्मॉल टाइम में गड्ढे में जाने से लार्ज इम्पैक्ट आता है तुम्हारी बॉडी पे, जर्क लगता है, सॉरी जर्क वर्ड ढूंढ रहा था मैं, जर्क। उसकी वजह से बहुत ज्यादा तेज झटका लगता है, तो फिर तो निपट जाएगा तू। हाँ, तो उसको बचाने के लिए हम सॉकर लगा देते हैं। अगर किसी बाइक का सॉकर खराब है और तुम ऐसे रोड से जा रहे हो जहाँ से रास्ता खराब है, तो तुम निपट लोगे। इतना ज्यादा तुमको जर्क लगेगा ना कि बॉडी में पेन आ जाएगा। तो सर सॉकर क्या करता है? तो सॉकर अचानक से नीचे जाने के बाद ना, अब जैसे ही तुरंत से उस पर हाई अमाउंट ऑफ वो लगा, कंप्रेशन हुआ, जैसे नीचे जाएगा तो गड्ढे में धंसेगा, तो हाई अमाउंट ऑफ कंप्रेशन हुआ, लेकिन वो तुरंत से कंप्रेस नहीं होता, वो धीरे धीरे कंप्रेस होता है, अचानक से कंप्रेस नहीं होता। अब कंप्रेस होता है और गड्ढे तो तुरंत आया, फिर गड्ढा खत्म भी हो गया, गड्ढा खत्म हो गया तो तुरंत से बाहर आना चाहेगा, लेकिन तुम्हारी जो बाइक है, बाइक का व्हील है, वो गड्ढे से बाहर आ जाएगा, लेकिन सॉकर में कंप्रेशन एज इट इज रहेगा। और सॉकर में जो गड्ढे में जाने की वजह से अचानक से लार्ज जर्क लगा था, उसकी वजह से जो एनर्जी आया था वो स्टोर करके रख लेगा, और धीरे धीरे तुमको इलोंगेट होकर अपने पोजीशन पे वापस आके तुमको नेचुरल कंडीशन में लाएगा। अचानक से कंप्रेशन और इलोंगेशन दोनों हो जाए, कंप्रेशन हो तो गड्ढे से बाहर इलोंगेशन हो जाए, तो उछल जाओगे, फील करना इसको, उछल जाओगे। तो तुम ना उछलो, इसके लिए हम ऐसा मटेरियल का सॉकर लगाते हैं जो शॉक को ऑब्जॉर्व करे। हाँ, तो देखो यहाँ पे टू डिफरेंट टाइप ऑफ रबर आर फाउंड टू हैव द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व एज शोन इन फिगर। दो के लिए स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बना है, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बना है। तो देखो इसमें क्या हुआ कि अचानक से देखो स्ट्रेन डेवलप हुआ, स्ट्रेस आया, स्ट्रेन डेवलप हुआ, स्ट्रेस आया, स्ट्रेस आया। अब जैसे जैसे स्ट्रेन कम रहता है, स्ट्रेस उतना ही नहीं है, स्ट्रेस उतना नहीं है, उससे क्या हो गया, कम, जैसे ऊपर बना है, सॉरी ये ऊपर बना है, इस स्ट्रेस के लिए स्ट्रेन आया, फिर स्ट्रेस बढ़ा, स्ट्रेन बढ़ा, स्ट्रेस बढ़ा, स्ट्रेन बढ़ा, स्ट्रेस बढ़ाया, स्ट्रेस बढ़ा। अब जब धीरे धीरे स्ट्रेन को कम करना हो तो कम स्ट्रेस डेवलप हो रहा है। उसी सेम स्ट्रेन के लिए, फील करो इस बात को, सेम स्ट्रेन के लिए यहाँ पे स्ट्रेस क्या है, सेम स्ट्रेन के लिए पहले स्ट्रेस ज्यादा था, बाद में स्ट्रेस कम है, सेम स्ट्रेन के लिए। तो जब कंप्रेस हुआ था और फिर जैसे जैसे धीरे धीरे इलोंगेट आ रहा, तो उसी इलोंगेशन पे ऊपर की तरफ ज्यादा फोर्स नहीं लगेगा, एकदम धीरे धीरे है, और ये गैप इसमें ज्यादा है, मतलब ये शॉक को ज्यादा अच्छे से ऑब्जॉर्व करता है। और वैसे भी इसका जो एरिया होता है, एरिया प्रोपोर्शनल टू एनर्जी ऑब्जॉर्व और लॉस, एनर्जी लॉस को बताता है। जितना ज्यादा एरिया होगा उतनी ज्यादा एनर्जी लॉस करा लेगा वो अपने थ्रू। मतलब अगर शॉक ऑब्जर्वर की तरह यूज करोगे तो बी ज्यादा बढ़िया है, बी सुटेबल फॉर शॉक ऑब्जर्वर, बी इज सुटेबल फॉर, ए सुटेबल फॉर शॉक ऑब्जर्वर नहीं, जिसका एरिया ज्यादा है वो शॉक ऑब्जर्वर के लिए ज्यादा अच्छे से यूज होगा। ठीक है बेटा, और इस पे एक ही सवाल आज तक ये बना है बस, और कोई नया सवाल नहीं। The stress strain graph for the two material A and B are shown in a figure. The graph are drawn the same scale. Select the correct statement. बहुत बढ़िया। यहाँ पे ध्यान से देखो तो ये ज्यादा ऊपर है और ये नीचे है, मतलब पक्की बात है कि B का
ये मान लो को दो ग्राफ है ना, मटेरियल ए और बी बोल देता हूँ, तो ए मटेरियल का यंग मॉडुलस ज़्यादा है। तो आपको कैसे पता? यंग मॉडुलस मतलब जो ज़्यादा स्ट्रेस की तरफ होगा। सर ये कहाँ लिखा आपने? लिख देता हूँ, स्ट्रेस है, स्ट्रेन है। ये सवाल पूछा जाता है बेटा तो ढंग से एकदम अच्छे से पढ़ लीजिए इसको। स्ट्रेस स्ट्रेन कब बना है? तो मटेरियल ए हैज़ ग्रेटर यंग मॉडुलस। हाँ सही बात है, मटेरियल ए का स्लोप ज़्यादा है, देख बी का कम है। स्लोप मतलब लाइन कितना खड़ा है, ये सब चीज़ कैसे समझ पाएगा अगर पीछे का गोल है सब? तो मटेरियल ए इज डक्टाइल ना, डक्टाइल हाँ यार, मटेरियल ए डक्टाइल है। मटेरियल बी इज ब्रिटल, हाँ मटेरियल बी, अरे रामलाल मजे ही आ गए सवाल में, तो सब सही है। ये तो सिखाया है कि देख जल्दी टूट जाए मतलब ब्रिटल, ज्यादा देर तक टूटे मतलब डक्टाइल, तो डक्टाइल भी है ये, और ये इसका यंग मॉडुलस ज्यादा है लेकिन ब्रिटल ये है। क्या जबरदस्त सवाल, ऑल ऑफ दिस सारी चीजें एक साथ सिखा गया रामलाल की कुर्बानी ने। समझ आया कि नहीं है? चलो आगे देखते हैं। द लोड वर्सेस इलोंगेशन, ये भी ग्राफ बनाया है, लोड वर्सेस इलोंगेशन, इलोंगेशन और लोड। थिनेस्ट बाय represented by the line. The load versus elongation graph for the four wire of same length and the same material. मतलब young modulus same है, length same है, same material and length same. So in figure then thinnest wire in the thinnest thin मतलब पतला, thick मतलब मोटा है ना, मैं अंग्रेजी अगर ठीक है मेरा तो। लोड वर्सेस इलोंगेशन सुनना ध्यान से, ऐसे देखना F बाई ए इज इक्वल टू गामा डेल्टा एल बाई एल, यही होता है क्या? हाँ सर यही होता है। अब उसने लेंथ सेम बोला, ये सेम बोला, तो ये खत्म, ठीक है। लोड मतलब ये फोर्स और इलोंगेशन ये रहा, मतलब ये वाई पे ये एक्स पे, तो इलोंगेशन को यहाँ ले आओगे, ये तीनों चीज़ कांस्टेंट हो गई, ये दोनों चीज़ कांस्टेंट हो गई, इसको हटा लो, तो ये हुआ तुम्हारा लोड एफ बटा इलोंगेशन डेल्टा एल बराबर एरिया। ये लोड, ये इलोंगेशन, वाई वर्सेस एक्स, जिसका स्लोप जितना ज़्यादा होगा उसका एरिया उतनी ज़्यादा होगी, बात खत्म। समझ आएगी कि नहीं है? जिसका स्लोप जितना ज़्यादा होगा उसका एरिया उतना ज़्यादा होगा। आंसर समझ में आ गया? सबसे ज़्यादा एरिया किसका होगा? डी का। स्लोप ज़्यादा है, ए का एरिया सबसे कम होगा, वही हुक्स चचा का नियम। द वैल्यू ऑफ यंग मॉडुलस फॉर अ परफेक्टली रिजिड बॉडी, यंग मॉडुलस फॉर अ परफेक्टली रिजिड बॉडी इज इनफाइनाइट। यंग मॉडुलस परफेक्टली रिजिड ना 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 ना, जीरो। परफेक्टली रिजिड मतलब उसकी लेंथ चेंज हो ही नहीं सकती। परफेक्टली रिजिड मतलब उसकी लेंथ में चेंज आप ला ही नहीं सकते। डेल्टा एल क्या हो जाएगा? जीरो, मतलब इनफाइनाइट होगी ना, वो तो इनफाइनाइट होगी, सॉरी। द वैल्यू ऑफ यंग मॉडुलस फॉर द परफेक्टली रिजिड है, उसके दो पॉइंट के बीच में लेंथ चेंज हो ही नहीं सकती। और इलास्टिसिटी का बिहेवियर क्या कहता है? अगर चेंज हुई भी तो दो पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस था उसको एक्जैक्टली रीगेन कर लेने की क्षमता परफेक्टली रिजिड बॉडी के लिए इनफाइनाइट हो जाएगी, है ना। नेक्स्ट देखना, स्फेरिकल बॉल कॉन्ट्रैक्ट इन अ वॉल्यूम बाई 0.01%। हाँ मतलब डेल्टा वी बाई वी मल्टीप्लाई 100 है आपका 0.01%, है ना। स्फेरिकल बॉल कॉन्ट्रैक्ट इन अ वॉल्यूम देन सब्जेक्टेड टू अ नॉर्मल यूनिफॉर्म प्रेशर, इतना तो प्रेशर है आपका 100 ATM। देन बल्क मॉडुलस ऑफ मटेरियल इज, तो बल्क मॉडुलस बीटा बराबर हो जाएगा डेल्टा पी डिवाइडेड बाई डेल्टा वी बाई वी। डेल्टा वी बाई वी भी दिया, डेल्टा पी बाई पी भी दिया, दोनों भी गिवन है, आराम से सॉल्व हो जाएगा, कोई खास बात नहीं, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड सवाल है। समझ में आया कि नहीं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिटेल में अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे भी। स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन ग्राफ दिया है ए एंड बी एंड सोनी फिगर। देन यंग मॉडुलस का रेशियो पूछा है। यंग मॉडुलस का रेशियो डायरेक्टली स्लोप के रेडियस के इक्वल होगा, मतलब स्लोप के रेशियो के इक्वल होगा, स्लोप ऑफ ए डिवाइडेड बाई स्लोप ऑफ बी। तो देखो ए और बी, स्ट्रेस ऊपर स्ट्रेन नीचे, तो डायरेक्टली हो जाएगा tan 60 डिवाइडेड बाई हो जाएगा आपका tan 30, मतलब √3 1/√3, तो 3:1, तो गामा ए बटा गामा बी √3:1 हो जाएगा। बहुत ईजी है, एक लाइन में हो गया सॉरी। इन केस ए इलोंगेशन इन अ वायर ऑफ लेंथ l इज स्मॉल l, देन फॉर द सेम वायर इलोंगेशन केस b विल बी सेम ही रहेगा, इलोंगेशन दोनों केस में सेम रहेगा। बहुत आसान सवाल है, देखिए यहाँ पे मान लो फोर्स लगा इसके वेट की वजह से mg, तो यहाँ पे जो टेंशन डेवलप होगा वो mg के बराबर होगा। यहाँ पे भी दोनों तरफ वेट सेम है, तो यहाँ पे जो टेंशन डेवलप होगा वो mg के बराबर होगा। दोनों केस में टेंशन तो वही डेवलप हो रहा, वायर का लेंथ, टोटल लेंथ सेम है, एरिया सेम है, मटेरियल सेम है, तो इलोंगेशन सेम होगा, कोई खास बात इसमें नहीं। ठीक है भाई रामलाल, आगे देखो। द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व are down for two different material x and y is observed that the ultimate strength point and the fractal point are close to each other.
ultimate strength point and fracture point close to each other for the maximum material X, but are the apart for the material Y. We can say that the material X and Y are अरे वही फ्रैक्चुअल पॉइंट और स्ट्रेंथ मतलब कितना ज्यादा लंबे तक खींच सकता है, उसका फ्रैक्चुअल पॉइंट और स्ट्रेंथ पॉइंट पास पास में। ये देख, देखो ये फ्रैक्चुअल पॉइंट एंड ये इल्ड पॉइंट, ये स्ट्रेंथ पॉइंट, मतलब कितना ज़्यादा लंबे तक मतलब खींचा है यहाँ। तो प्लास्टिक लिमिट कितनी ज़्यादा है, तो स्ट्रेंथ लिमिट हो गया ये, है ना। प्लास्टिक कितना ज़्यादा खींच के प्लास्टिक की तरह रह सकता है। उसके बाद ये होता है तुम्हारा फ्रैक्चुअल पॉइंट, ये डक्टाइल नेचर को बताता है। तो ये ग्राफ मतलब लैंग्वेज में लिखा है इसी बात को, कोई खास बात नहीं है, इसी बात को लैंग्वेज में लिखा है। ये रहा सवाल कि stress strain curve are down for the two different material X and Y. It observed that the ultimate strength point and the fractional point are close to each other for material X. X के लिए पास में, तो X हो जाएगा तुम्हारा ब्रिटल, are apart for the material Y, और मेरे के लिए Y, तो Y हो जाएगा तुम्हारा डक्टाइल। तो X and Y, वो X ब्रिटल, Y डक्टाइल, ब्रिटल एंड डक्टाइल हो जाएगा। ब्रिटल एंड डक्टाइल, जो जल्दी टूट जाए वो तुम्हारा है ब्रिटल, और जिसका फ्रैक्चुअल पॉइंट दूर हो डक्टाइल। When a block of mass M suspended by a long wire of length L, एक लॉन्ग वायर है जिसका लेंथ L है, M मास का ऑब्जेक्ट यहां से हैंग कर दिया, ऑफ द वायर बिकम्स, लेंथ ऑफ द वायर बिकम्स कैपिटल L प्लस स्मॉल l, मतलब स्मॉल l इसका इलोंगेशन है। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द एक्सटेंडेड वायर। अब देखना, एक चीज इसने नहीं बोला और बोलेगा भी नहीं, आपको खुद समझना होगा कि वायर मासलेस है। वायर इज मासलेस, वायर मासलेस है। सर कैसे पता, कहां लिखा है वायर का मास? ये तो बोला मैंने ब्लॉक ऑफ मास कैपिटल एम हैंग किया, वायर मासलेस है। तो वायर में जो टेंशन डेवलप हुआ कितना होगा? तो वायर में जो टेंशन डेवलप होगा mg होगा, तो इसका स्ट्रेस हो जाएगा आपका mg बाई क्रॉस सेक्शन एरिया ए। तो टेंशन स्ट्रेस हो जाएगा mg बाई ए। हाँ सर ठीक है, स्ट्रेस निकाला आपने। लेकिन सर ये तो कहा है कि पोटेंशियल एनर्जी स्टोर इन द एक्सटेंडेड वायर, एक्सटेंड वायर में पोटेंशियल एनर्जी कितना स्टोर होगा? तो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर इन एलोंगेटेड वायर होता है हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन का होल स्क्वायर, मतलब हाफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन इनटू इसका वॉल्यूम, वॉल्यूम हो जाएगा एरिया इनटू लेंथ। ये होता है सर। तो इसका हाफ स्ट्रेस क्या होगा? हाफ स्ट्रेस है तुम्हारा mg बाई ए। हाँ सर बिल्कुल है। स्ट्रेन है तो देखो कैपिटल L प्लस स्मॉल l इसका लेंथ हो गया, तो स्मॉल l ही तो लेंथ बड़ा है, बाई कैपिटल L इनटू ए इनटू एल। तो यहां से आप ध्यान से देखेंगे तो आपका ए से ए कटेगा, एल से एल कटेगा, तो ये आ गया आपका mgl बाई टू, mgl बाई टू। लेकिन सर ये फॉर्मूला तो हमने नहीं पढ़ा, ये कब पढ़ा है आपने? ये अभी पढ़ाऊंगा आगे, सवाल पहले आ गया लेकिन ये फॉर्मूला मैं पढ़ाऊंगा अच्छे से, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट देखिए, two wire made of the same material and have a same volume. The first wire has cross section area A, same material and same volume, volume same, material same का मतलब यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी सेम। यंग मॉडुलस इसलिए सेम लिख लेता हूं क्योंकि ज्यादातर सवाल यंग मॉडुलस पे आता है। फर्स्ट वायर हैज क्रॉस सेक्शन A एंड द सेकंड वायर हैज क्रॉस सेक्शन एरिया 3 है। पहले वायर का एरिया है A एंड दूसरे वायर का एरिया है 3। इफ द लेंथ ऑफ द फर्स्ट वायर इज इंक्रीज बाय डेल्टा L on applying a force F, how much force is needed to stretch the second wire by the same amount, मतलब डेल्टा L भी सेम है। देख रहे हो, सवाल को समझो। अच्छा मान लो कि एग्जाम में अगर ये सवाल आया तो भैया ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है। कैसे? अब तुम गलती करते हो कि सवाल को यहाँ से पढ़ना शुरू करते हो, टू वायर ऑफ नेटो से मटेरियल सेम अमाउंट। अब सेम अमाउंट से खींचा, ये दिया हुआ है लास्ट में, क्या पूछा है तो दिया ही नहीं, तो बीच में दिया था, पढ़ते पढ़ते तो भूल गया। तो जब ऐसी चीजें हों तो आपको बस ये ध्यान रखना होता है, आपको बस ये ध्यान रखना होता है कि एक एक लाइन को एक एक बार पढ़ो और चीजें लिखते चलो कि क्या क्या दिया हुआ है। चीजें एग्जैक्टली लिखते चलो क्या क्या दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आपको पता चलेगा कि मैं क्या निकालना है। निकालना क्या था? इलोंगेशन सेम है, on applying a force F, how much force is needed to stretch the second wire by the same amount, मतलब पहले पे फोर्स F है तो दूसरे पे फोर्स कितना लगेगा, दूसरे पे फोर्स कितना लगेगा, ये पूछा। क्या करोगे बताओ, इसमें क्या कर सकते हैं अपन? सर इसमें हुक्स चचा का नियम लगाएंगे। तो हुक्स चचा कहते हैं, हुक्स चचा F बाई ए गामा डेल्टा L बाई,
जो सेम है उसको इग्नोर कर दो, क्योंकि दोनों में रेशियो निकालने पे कैंसिल हो जाएगा। तो बहुत सारी चीजें सेम है, इसका वॉल्यूम सेम है, वॉल्यूम तो आता नहीं कि डेल्टा एल सेम है, चल गामा सेम है तो डेल्टा एल गामा सेम है। एरिया दिया हुआ है, हाँ एरिया दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ है क्या? अच्छा, क्रॉस सेक्शन एरिया 3A एंड 3L, हाउ मच फोर्स, हाउ मच नीडेड टू स्ट्रेच, लेंथ नहीं दिया कहीं है, लेकिन लेंथ तो चाहिए, लेंथ तो चाहिए। तो एक काम करते हैं, अपन एक काम करते हैं, लेंथ से मल्टीप्लाई, एरिया से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इधर भी और इधर भी एक्स्ट्रा, दोनों तरफ एरिया से मल्टीप्लाई कर ले तो कोई दिक्कत नहीं, हाँ कोई दिक्कत नहीं आएगा। अब देखो ये एरिया और लेंथ से मल्टीप्लाई किया तो ये वॉल्यूम हो गया, हाँ हाँ हाँ, और वॉल्यूम उन्होंने बोला है सेम, वॉल्यूम सेम, मटेरियल सेम, देख भाई मटेरियल सेम, वॉल्यूम सेम, वॉल्यूम सेम, मटेरियल सेम, यंग मॉडुलस सेम, वॉल्यूम सेम और इलोंगेशन सेम, सब सेम। तो ये आ गया फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू एरिया का होल स्क्वायर। जबरदस्त ही चीज बताई। एरिया ए पे फोर्स एफ लगा है तो एरिया को अगर आप कहते हैं 3A तो 3A का होल स्क्वायर मतलब 9 टाइम्स फोर्स लगेगा, 9F आंसर आ गया। ले, मजदूरी नहीं करना, कंसेप्ट से समझना है, बहुत अच्छे से मैंने समझा दिया है ना आपको। देखो अब तुम ध्यान से देखो, तो मैंने भी जो फिजिकल क्वांटिटी बताई थी वो भी गलत, अभी तो वॉल्यूम भी आ रहा है और आएगा, बिल्कुल आएगा। तुम दोनों, ये जो फॉर्मूला था उसमें दोनों तरफ एरिया से डिवाइड कर दो तो फॉर्मूला तो वही रहेगा, दोनों तरफ एरिया से डिवाइड किया, ये तुम्हारा हो जाएगा वॉल्यूम और ये हो जाएगा एरिया स्क्वायर। ले भाई, तुमको वॉल्यूम नहीं दिख रहा था ना, वॉल्यूम भी आ गया। बल्क मॉडुलस ऑफ स्फेरिकल ऑब्जेक्ट इज बीटा, ठीक है, बल्क मॉडुलस स्फेरिकल ऑब्जेक्ट की बीटा है, ठीक है, बीटा है। इफ इज सब्जेक्टेड टू यूनिफॉर्म प्रेशर P, यूनिफॉर्म प्रेशर P, देन फ्रैक्शनल डिक्रीज इन रेडियस, स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है, फ्रैक्शनल डिक्रीज इन रेडियस, तो डेल्टा V बाई वी होता है 3 टाइम्स ऑफ डेल्टा R बाई आर। सर क्यों होता है? क्योंकि वॉल्यूम बराबर होता है 4/3 पाई आर क्यूब, तो डेल्टा V बाई वी यहाँ से निकालोगे, इसको कॉन्स्टेंट को इग्नोर करोगे तो डेल्टा V बाई वी में 3 बाहर आ जाएगा। हाँ सर होता है, तो आगे ना आंसर आ गया। बीटा बराबर होता है डेल्टा P डिवाइडेड बाई डेल्टा V बाई वी। डेल्टा P को उसने P बोला, डेल्टा P को P बोला, डेल्टा V बाई वी को लिख लो 3 डेल्टा R बाई आर, और यही पूछा, इसको यहाँ ले आओ, तो डेल्टा R बाई आर इज इक्वल टू P बटा 3 बीटा, आंसर P बटा 3 बीटा, कोई खास बात नहीं, आंसर आ गया। तो फॉर्मूला बहुत अच्छे से पढ़ा है तो सब चीज़ें आसान हो जाएंगी। यंग मॉडुलस ऑफ स्टील वायर ऑफ ब्रास, 2 वायर ऑफ सेम लेंथ and same area of cross section, one is steel and another brass are suspended for the same roof. If we want the lower end of the wires at the same to the steel and brass wire must be in the ratio. If we want the lower ends of the wire to the steel and brass wire must be in the ratio. कुछ लाइन मिस कर दिया। The young modulus of steel is twice that of brass. Young modulus is twice, मतलब गामा ऑफ modulus of steel is 2 times of brass, ठीक है, ऐसे लिख लेता हूँ, स्टील फॉर एस, बी फॉर ब्रास, है ना, ब्रास से डबल है। 2 वायर ऑफ सेम लेंथ एंड सेम एरिया, ठीक है, सेम लेंथ सेम एरिया, यंग मॉडुलस लिख लिया। वन स्टील एंड अदर ऑफ आर ब्रास आर सस्पेंडेड फ्रॉम द सेम रूफ, ठीक है। If we want the lower ends of the wire to the steel and brass must be in the ratio. देखो, if we want the lower end of the wire of at same level मतलब elongation भी सेम है। सर ये तो नहीं दिया हुआ है, हाँ बेटा नहीं दिया हुआ है, लेकिन ऐसा दिया, मैंने तो दिया था, मैंने टाइप नहीं किया। डेल्टा L1 डेल्टा L2 सेम है, then the steel and brass wire must be in the ratio. तो मस्ट विन द रेशियो क्या पूछा वो मैं यहां से देख लूंगा ना, फॉर्मूला में क्या मिसिंग है। F बाई ए इज इक्वल टू गामा डेल्टा एल बाई एल। तो इसका गामा का रिलेशन दिया है, डेल्टा एल भी दिया है, लेंथ भी दिया है, एरिया भी दिया है। हाँ सवाल याद आ गया मुझे, कोई दिक्कत नहीं है, सवाल में एक बार ठीक कर लेता हूँ। आई एम सॉरी, मुझे भी दिक्कत हुआ है थोड़ा, ऐसा नहीं कि मुझे दिक्कत नहीं हुआ। तो सर पहले क्यों नहीं ठीक कर लेते हो, 4-5 लोग नेता टाइप बच्चे होते, पहले क्यों नहीं ठीक कर लेते हो बेटा? को कोई बात देखो ये ऐड कर लेना आपको, ये 3-4 वर्ड छोड़ दिया। अब सवाल पढ़ो। द यंग मॉडुलस ऑफ स्टील एंड
steel is twice that of brass. Young modulus is of steel is twice that of brass. Two wire of same length, two wire of same length and same cross section area. One steel and another brass are suspended from the same roof से suspend कर दिया, दोनों को same roof से suspend कर दिया. If we bond the lower ends of the wire to the same level, बहुत वायर का लोअर एंड सेम लेवल पे है, सेम लेवल पे लोअर एंड आ गया, दोनों का लेंथ सेम था तो इलोंगेशन भी दोनों का सेम होगा. स्टील एंड ब्रास आर द सेम लेवल, then same level, then load hang on steel and brass wire must be in the ratio. Load hang on steel and brass wire must be in the same ratio. Load मतलब यहां से जो लोड हैंग किया है दोनों वायर पे उसका रेशियो क्या होगा, F/A बराबर गामा डेल्टा L/L. सर ये नहीं था सवाल में तो आपने कैसे पता लगा लिया? तो पहले बार सवाल मैंने दिया था और मैं भूल भी गया था अगर कि सवाल क्या था, सारे सवाल को थोड़ी नहीं याद रख सकते, तो कंसेप्ट याद रखना वैसे भी. तो मैंने क्या किया, सवाल बना दिया. तो कैसे बना लिया आपने सवाल? मैंने क्या किया कि फॉर्मूला लिखा, मुझे पता है कि हुक्स चर्चा के नियम पे बेस्ड है ये. अब उसने सारी चीजें बताई, सिर्फ एफ के बारे में छोड़ दिया, तो वही पूछा होगा. तो लोड का रेशियो मतलब यहाँ पे जो लोड होगा उसी के प्रोपोर्शनल में फोर्स लगेगा, निकाल लो. बहुत ईजी है, कोई खास बात नहीं. लेंथ दे दिया सेम, एरिया दे दिया सेम, इलोंगेशन दे दिया सेम, तो लेंथ एरिया इलोंगेशन तीनों सेम है. अरे वाह, ये तो सही हो गया. मतलब फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यंग मॉडुलस. भाई सही बोल रहा हूं, उसने लिखा है ना कि लेंथ सेम है, सेम लेंथ, सेम एरिया, सेम इलोंगेशन, मतलब ये सेम लेंथ, सेम एरिया, सेम इलोंगेशन सब गया, तो फोर्स प्रोपोर्शनल टू गामा. अब गामा का रेशियो होगा तो स्टील और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू गामा, तो स्टील डबल है, स्टील का यंग मॉडुलस डबल है ब्रास से, तो 2:1 हो जाएगा, 2:2:1 हो जाएगा. सर नहीं आ रहा, क्या करूं मैं तेरा? स्टील बटा ब्रास बराबर गामा ऑफ स्टील बटा गामा ऑफ ब्रास. गामा ऑफ स्टील को 2 टाइप्स ऑफ ब्रास लिख सकते हैं, 2 टाइप्स ऑफ गामा ऑफ ब्रास बटा गामा ब्रास, कैंसिल हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा. ले नेक्स्ट देखना, कॉपर वायर फिक्स्ड वॉल्यूम V is drawn into wire of length L into wire of length L. When the wires is subject to constant force F, then extension produced in the wire is delta L. Which of the following graph is a straight line? डेल्टा L को A लिख दिया, मैं पागल हो जाऊंगा किसी दिन इनके चक्कर में. Then extension produced in the wire is delta L. Then which of the following graph will be straight line? तो सुनना ध्यान से, लिखो फॉर्मूला F/A और गामा डेल्टा L/L. तो डेल्टा L वर्सेस L के बीच ये डिस्कस करना चाह रहा है, तो ठीक है. F बराबर गामा A डेल्टा L/L. अब मेरी बात सुनो, कॉपर वायर ऑफ फिक्स्ड वॉल्यूम फिक्स रखा, लेकिन वॉल्यूम तो कहीं दिख ही नहीं रहा मुझे, देख लेते हैं. व्हेन द वायर इज सब्जेक्टेड टू अ कांस्टेंट फोर्स, चलो फोर्स कहां भी है उसको कांस्टेंट बना दो, ये कांस्टेंट है. द एक्सटेंशन प्रोड्यूस इन द वायर इज डेल्टा L. बीच ऑफ फ्लोइंग ग्राफ ना, तो इसने एरिया बताया ना लेंथ बताया. लेंथ बताया ये L है, ओरिजिनल लेंथ बताया कि L है, ओरिजिनल लेंथ बताया लेकिन एरिया नहीं बताया, बोला वॉल्यूम कांस्टेंट. ओरिजिनल एरिया बताया नहीं, तो एरिया तो हमारा जाना चाहिए. तो एक काम करते हैं, एरिया जाना चाहिए, एरिया हटा के वॉल्यूम लाना है. तो एक काम करो, एरिया हटा के वॉल्यूम लाना है तो L से मल्टीप्लाई और L से डिवाइड करो. F बराबर, ध्यान से सुनना अच्छे से, गामा A डेल्टा L बटा L है. एक काम करो, L से मल्टीप्लाई और L से डिवाइड कर दो, तो एरिया इंटू L वॉल्यूम हो जाएगा. तो गामा V डेल्टा L बटा L स्क्वायर. तो गामा V तेरा देख कांस्टेंट हो गया और फोर्स इधर कांस्टेंट था ही, तो डेल्टा L इज प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर. अगर आप यहाँ पे डेल्टा L वर्सेस L का ग्राफ बनाओगे तो पैराबोला बनेगा. कैसा बनेगा बताओ? डेल्टा L प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर हुआ ना, तो y एक्सिस पे अगर डेल्टा L रखोगे और x एक्सिस पे L रखोगे तो पैराबोला बनेगा. लेकिन ये तो स्ट्रेट लाइन पूछा है, तो एक काम करो, डेल्टा L वर्सेस L स्क्वायर का ग्राफ बना लो तो स्ट्रेट लाइन हो जाएगा. पूरा L स्क्वायर ही तुमने x एक्सिस पे रख दिया, तो L स्क्वायर जिसको x एक्सिस पे रखते हैं ना उसको x बोल देते हैं. तो x एक्सिस पे L स्क्वायर रखा तो इसको x बोल देता हूँ और डेल्टा L को y बोल देता हूँ, तो y बराबर x, तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा. तो डेल्टा L वर्सेस L स्क्वायर नीट का पूछा हुआ सवाल, बढ़िया सवाल पूछ लिया, थोड़ा सा इनोवेटिव, लेकिन हुक्स चर्चा का नियम याद रखोगे तो तुम्हारा काम हो जाएगा. 2 वायर, द फॉलोइंग 4 वायर ऑफ लेंथ L and radius R are made of the same material. Which of these will have largest extension? लार्जेस्ट सेम मटेरियल का बना है, तो डेल्टा L बराबर होगा FL/A गामा. सेम मटेरियल का है, लोड भी सेम लगा है क्या,
Following 4 wire of length L and radius A are made of the same material. Which of these will have largest extension when the same tension is applied? Same tension is applied. तो ये वाला टर्म तुम्हारा कांस्टेंट हो गया. सेम मटेरियल सेम टेंशन. तो डेल्टा इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ बट रेडियस दिया है तो आर स्क्वायर. तो जिसका लेंथ ज्यादा होगा उसमें इलोंगेशन ज्यादा होगा, लेकिन जिसका रेडियस ज्यादा होगा उसमें इलोंगेशन कम होगा. तो बस अब तुम्हें पेयर से देखना है, ये भी नीट का सवाल है. पेयर से देखना और बुद्धि लगाना है, थोड़ा मजदूरी नहीं करना, बुद्धि लगाना. सबसे पहले अपन फर्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं. तो उसका लेंथ है 400 और रेडियस है 0.8. बुद्धि लगाना है, मजदूरी नहीं करना, ध्यान से देखना. अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं, किसी भी दो को ले लो, इन दोनों को ले लो, इन दोनों को कंपेयर करो. तो इसका लेंथ अगर x मानते हो तो इसका लेंथ 2x. हाँ सर सही बात है. तो लेंथ डबल होने से इलोंगेशन डबल होता है. इसके कंपेयर में इसका इलोंगेशन डबल होगा. लेकिन रेडियस भी साथ साथ में देखोगे. इसका लेंथ है x, रेडियस r, तो इसका रेडियस है 2r. तो नीचे रखोगे 2r का होल स्क्वायर क्या होगा 4. तो इसका जो इलोंगेशन होगा रेडियस ज्यादा होने से, डबल होने से 4 गुना कम होगा. तो इसका रेडियस डबल तो इलोंगेशन 4 गुना कम. लेंथ डबल तो इलोंगेशन डबल. इलोंगेशन इसकी वजह से डबल बट इसके टाइम 4 टाइम्स कम. तो इसका इलोंगेशन हो गया तुम्हारा कम. सॉरी किसका इलोंगेशन कम हो गया? इसका ए का इलोंगेशन कम हो गया. नहीं आया सर समझ. ए और बी में कंपेयर करोगे तो किसका इलोंगेशन ज्यादा होगा? तो लेंथ ज्यादा होने से, डबल होने से इसका इलोंगेशन डबल, लेकिन रेडियस डबल होने से इसका इलोंगेशन 4 टाइम्स कम. इसका इलोंगेशन 4 टाइम्स कम. इलोंगेशन डबल हुआ लेंथ के डबल होने से, लेकिन 4 टाइम्स कम हो गया, तो हाफ हो गया ना. तो सी इसका आंसर आ जाएगा. इन दोनों में कंपेयर करोगे तो ए तो गया तेल लेने, आंसर सी होगा. अब मान लो सी और डी में कंपेयर करते हैं. तो सी में 100 है और ये 200 है. तो लेंथ डबल होने से इलोंगेशन इसका डबल, लेकिन एरिया डबल होने से, तो रेडियस डबल होने से इसका इलोंगेशन 4 टाइम्स कम. तो डी आंसर हो जाएगा इन दोनों में. फिर इसमें क्या अपने को कंपेयर करना है? देखो इसका 3 गुना ज्यादा है रेडियस, तो रेडियस 3 गुना ज्यादा, तो 3 का होल स्क्वायर 9 टाइम्स इलोंगेशन कम होगा. तो आंसर हो गया डी. आ गया. कई रामलाल टाइप दिमागी रूप से पैदल बच्चे इसको लेकर संघर्ष करते रहते हैं. आंसर आ गया भाई, डी आ गया. खुद सोच थोड़ा सा, क्योंकि मैं तुम्हें कंसेप्ट सिखाऊंगा, फॉर्मूला सिखाऊंगा, फील कराऊंगा, बुद्धि थोड़ी ना दे सकता हूं यार. वो तो तुम्हें खुद लाना पड़ेगा. रोप ऑफ 1 सेंटीमीटर ऑफ डायमीटर ब्रेक्स if tension in extended 500 Newton, then maximum tension that may given a similar rope of diameter 3 centimeter. सुनना आप ध्यान से. यहां पे अपने को पढ़ना है ब्रेकिंग फोर्स. ब्रेकिंग फोर्स बहुत आसानी से फील करा दूंगा, मजा आ जाएगा. हमने कहानी सुना है कि ऐसे कहते हैं ना कि लकड़ी का एक बूढ़ा बाप बीमार है हॉस्पिटल में, तो वो अपने बच्चे को कहानी सुनाता है कि बेटा 3 उसके बेटे थे, रामलाल, कल्लू और तीसरा क्या है वो, कोई भी है, ले 3 बेटे थे. तो कहता है बेटा रामलाल, कल्लू और मोलू, तीनों लोग अलग अलग मत रहना. अगर अलग रहोगे ना, मान लो कि ये कल्लू अकेला एटीट्यूड में घूम रहा, कोई इसको घेर लेगा और पकड़ के तोड़ देगा. ले कल्लू को तोड़ दिया. तो इसीलिए बूढ़ा बाप अपने 3 बच्चों को बताता है बेटा तीनों साथ चलो, तीनों साथ चलो. हाँ. बेटा पूछता है क्या होगा इससे? तो कोई तुम्हें घेरेगा, तोड़ने की कोशिश करेगा तो नहीं तोड़ पाएगा. बेटा पूछता है सर बाप से कैसे? तो देखो तुम्हारा क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ गया, और क्रॉस सेक्शन एरिया जब बढ़ जाए ना तो इस पे फोर्स लगा के इसको तोड़ना मुश्किल होता है. ओ मतलब किसी भी वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा हो, मतलब इस वायर को तोड़ना है. दोनों आयरन का बना, दोनों ही आयरन का बना, इसमें मैं फोर्स लगा रहा हूँ. किसको तोड़ना इजी होगा? दोनों आयरन का बना, तो सर इसको तोड़ना इजी होगा, इसमें कम फोर्स चाहिए, इसमें फोर्स ज़्यादा चाहिए. और ये फोर्स उतना ही ज़्यादा लगाना पड़ेगा जैसे एक कल्लू को तोड़ने के लिए 2 आदमी काफ़ी थे. तो तीनों अगर मिल जाए तो इनको तोड़ने के लिए 6 आदमी काफ़ी होंगे. एक को तोड़ने के लिए 2 आदमी चाहिए, तो तीनों को तोड़ने के लिए 6 आदमी चाहिए. वही बात है कि इसका क्रॉस सेक्शन एरिया के ब्रेकिंग फोर्स प्रोपोर्शनल होता है. ठीक है सर. तो जितना ज़्यादा क्रॉस सेक्शन एरिया फोर्स उतना ज़्यादा. हाँ, लेकिन हमेशा सही है तो वैसे तो एक मटेरियल के लिए. लेकिन मान लो ये वुड है, ये आयरन है, किसको तोड़ना आसान होगा? सर ये लकड़ी है, टूट जाएगा जल्दी. तो सिर्फ एरिया के प्रोपोर्शनलिटी से काम नहीं चलेगा. अगर सेम मटेरियल हुआ तो वहां पे मटेरियल का भी नेचर आना चाहिए, और मटेरियल का नेचर आ जाता है. देखो ये ब्रेकिंग फोर्स इज इक्वल टू मटेरियल का नेचर सिग्मा इनटू एरिया. डायमेंशनली सोचो तो फोर्स अपॉन एरिया है. तो इसी को कहते हैं ब्रेकिंग स्ट्रेस. ब्रेकिंग स्ट्रेस डिफाइन फॉर
for material does not depends upon this breaking force sigma does not depends upon area and force। एक बार पूछ कितने ब्रेकिंग स्ट्रेस पे ये टूटा, कितने ब्रेकिंग स्ट्रेस पे टूटेगा? अगर आयरन है तो सेम ब्रेकिंग स्ट्रेस, ब्रेकिंग फोर्स पर एरिया का रेशियो हो गया ना। मान लो फोर्स एफ एरिया ए, यहाँ पे फोर्स 3F एरिया 3A, तो ब्रेकिंग स्ट्रेस तो सेम ही हो गया ना। अगर एरिया ए पे एफ फोर्स लगाने से टूटता है तो 3 एरिया पे 3F लगाना पड़ेगा। हाँ, तो स्ट्रेस तो दोनों का सेम हो गया। तो ब्रेकिंग स्ट्रेस पे अगर सवाल पूछे तो तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं, ब्रेकिंग स्ट्रेस एक ही चीज है। अब देखना यहाँ पे काम आएगा, मजे आएंगे। अब देखना, रोप 1 सेंटीमीटर, मतलब इसका डायमीटर 1 सेंटीमीटर है, तो रेडियस 0.5 हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। टेंशन इन द एक्सीड्स 500 न्यूटन, ब्रेक्स इफ टेंशन 500 न्यूटन। द मैक्सिमम टेंशन दैट मे गिवन टू द सिमिलर रोप ऑफ डायमीटर 3, मतलब इसका डायमीटर 3 मतलब रेडियस 3 टाइम्स, रेडियस 3 टाइम्स मतलब एरिया 9 टाइम्स। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। एरिया रेडियस 3 टाइम्स तो एरिया 9 टाइम्स, 9 गुना ज्यादा फोर्स लेगा, तो 9 × 45 500 न्यूटन, ये आंसर आ गया। समझ सकते हो तो समझ लो, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। ब्रेकिंग स्ट्रेस इज यूनिक फॉर अ यूनिक मटेरियल। Wire of length L and radius R fixed at one end and a force F applied to the other end produce extension L. The extension produced in another wire of same material of length 2L and radius 2R, then force 2F is। बहुत आसान है, नहीं कराऊंगा। यंग मॉडुलस हुक्स लॉ पे बेस्ड है। फोर्स अपॉन एरिया इज इक्वल टू गामा डेल्टा L बाई L। ठीक है बेटा, ये आसानी से हो जाएगा, कर लो, एक दो सवाल खुद कर लो। आगे देखो, टू वायर A and B स्ट्रेस बाई द सेम फोर्स, मतलब F1 बराबर F2 है। इफ ए एंड बी का यंग मॉडुलस का रेशियो गामा ए बाई गामा बी 1:2 है, रेडियस आर ए बाई आर बी 3:1 है, लेंथ एल ए बाई एल बी 4:1 है, तो आपसे पूछा है कि एक्सटेंशन ए का बटा एक्सटेंशन बी का रेशियो क्या होगा। ए और बी के एक्सटेंशन का रेशियो क्या होगा? बेटा अब मैं कराऊं कि तुम कर लोगे? बताओ, कर लो ना यार। देखो, 2 बार फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। फॉर्मूला लिखोगे आप F बाई ए इज इक्वल टू गामा डेल्टा L बाई L। सही है क्या? हाँ सर सही है। अब यहाँ पे F को तो हटा लो हमेशा के लिए, और जो निकालना है डेल्टा L उसका फॉर्मूला बनाओ। तो डेल्टा L बराबर हो जाएगा, F तो दोनों के लिए सेम है इसलिए हटा दिया, तो डेल्टा हो जाएगा तुम्हारा, डेल्टा L बराबर होगा L बाई गामा ए। डेल्टा L1 डेल्टा ए और डेल्टा बी का रेशियो चाहिए। डेल्टा ए और डेल्टा बी का रेशियो निकालने के लिए यहाँ से बहुत आसानी से देखिए, एल गामा ए, तो मतलब लेंथ का रेशियो, गामा का रेशियो, एरिया का रेशियो चाहिए। अब यहाँ पे देखिए, गामा का रेशियो, एरिया मतलब रेडियस का रेशियो, और लेंथ का रेशियो दिया हुआ है, तीनों का रेशियो दिया हुआ है। हाँ, एरिया को आप लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर, एरिया को पाई स्क्वायर लेंगे, पाई भी कॉन्स्टेंट आपको तो कंपेयर करना है ना, तो इसके कॉन्स्टेंट हो जाएगा, तो आप यहाँ पे पाई आर स्क्वायर लिखेंगे तो आर स्क्वायर बचेगा। अरे 2 को डेल्टा ए और डेल्टा बी को डिवाइड करोगे तो रेशियो कैंसिल हो जाएगा बेटा। ठीक है सर, नेक्स्ट देखिए, ये बढ़िया सवाल है ना, अच्छे लेवल का सवाल है, 1-2 ज्यादा नहीं है, 1-2 अच्छे लेवल का सवाल है, फटाफट कर लेते हैं, मजा आ जाएगा। ये देखो, अ बार इज सब्जेक्टेड एक्सियल फोर्स एज शोन इफ ई इज द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ई मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है ऑफ द बार एंड ए इज द क्रॉस सेक्शन एरिया, इट्स इलोंगेशन विल बी। देखिएगा ध्यान से, टोटल लेंथ है इसका L और L 2L, पीछे फोर्स लगाया 3F, आगे लगाया, तो ये एक्सेलरेट करेगा पीछे की तरफ, पीछे की फोर्स डोमिनेटिंग। लेकिन इंटेलिजेंटली इसने छुपा के बीच में मिड पॉइंट पे ये फोर्स लगा दिया 2F, मिड पॉइंट पे, इस वायर के मिड पॉइंट पे आगे की तरफ फोर्स लगा दी 2F। अब इसका नेट FBT बनाओगे अगर आप, तो आगे की तरफ 3F, मतलब पूरे बॉडी की FBT बना रहे हो, और पीछे की तरफ 3F, मतलब F नेट 0, तो F नेट 0 तो एसिलेशन 0। ये बात तो हमें समझ आ गया कि एसिलेशन 0 होगा, एसिलेशन 0 होगा, ये बात हमें समझ आ गया, चल ठीक है। लेकिन इलॉन्गेशन तो होगा, अब कितना होगा कैसे निकालोगे, क्योंकि ये 3F यहाँ तो नहीं लगाया, मिड में लगाया है, तो आपको कैसे निकालना है, इसको 2 हिस्से में बांट लो, एक हिस्सा ये हो गया और एक हिस्सा ये होगा, बहुत आसान है सर। ठीक है, अब इस वाले एंड पे ये 3F लग रहा, इस वाले एंड पे ये F लग रहा, हाँ सर ठीक है। यहाँ पे था 2F, हाँ नेट वहां पे पुश पॉइंट पे था 2F, लेकिन अब पॉइंट को अलग अलग कर लिया मैंने, यहां पे मैंने 3F फोर्स लगाया पीछे की तरफ, ठीक है। इसका एक्सेलरेशन क्या है, पूरे बॉडी का 0, तो इस हिस्से का भी एक्सेलरेशन 0, तो इसका एक्सेलरेशन सर 0 होगा। इसका मतलब आगे की तरफ इस पे फोर्स 3F लगना चाहिए,
तभी एसिलेशन 0 हो सकता है। सर लग तो नहीं रहा, 2f ही लग रहा है। अभी रुक तो सही, लगाना पड़ेगा तुम्हें 3f। अगर तुम इस आधे का एफबीडी अलग बना लेते हो तो एसिलेशन 0 है, तो नेट फोर्स बैलेंस होना चाहिए, पीछे 3f है तो आगे 3f होना चाहिए। तो ठीक है सर लगा लो, आप दिखाओ कैसे समझाओगे, तो समझा दूंगा। देख, इस पे आगे एफ लग रहा है तो इस पे पीछे एफ लगना चाहिए, तभी ये हिस्सा बैलेंस रहेगा इसका एसिलेशन 0 का। हाँ ये भी बात ठीक है सर, हाँ ठीक है सर। तो इस पे आगे एफ, इस पे पीछे एफ, इस पे पीछे 3f, इस पे आगे 3f। अब इन दोनों पॉइंट को जोड़ दो, जैसे जोड़ोगे तो फॉरवर्ड 3f, बैकवर्ड पीछे f, तो फॉरवर्ड एक्स में 2f बचना चाहिए, यही 2f ही तो है। अरे हाँ यार, तो दोनों को अलग बना के बेटी जबरदस्त शानदार तरीके से बन गया। अब इलोंगेशन कितना हुआ है तो निकालना बड़ा आसान है। नेट इलोंगेशन पहले का प्लस नेट इलोंगेशन दूसरे का बराबर पूरे रॉड का लेंथ इलोंगेशन। सर कैसे निकालोगे आप, देखो तो इधर आगे 3f पीछे 3f, तो नेट 3f हो जाएगा, तो ये होगा तेरा 3fl बाई ए गामा। मजेदार, 3fl बाई ए गामा सही लिखा है क्या? हाँ एकदम सही लिखा है। प्लस उधर fl बाई ए गामा, तो ये हो जाएगा 4fl बाई ए गामा, 4fl बाई ए गामा। गामा की वैल्यू ई दी हुई है। मजेदार, शानदार, जोरदार। अब देखो ये सवाल क्या पूछा है, जैसे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हो, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालते हो, तो इक्विवेलेंट यंग मॉडुलस का सवाल हो गया। वो कह रहा है टू वायर ऑफ इक्वल लेंथ एंड क्रॉस सेक्शन एरिया आर सब्जेक्टेड एज सोन इन अ फिगर। दो रस्सी बांध के एक ब्लॉक को लटका दिया है ना। अब बोल रहा है कि दो वायर का यंग मॉडुलस है कुछ गामा ए और गामा बी। दोनों वायर को हटा के अगर एक वायर मान लो तो इसका यंग मॉडुलस क्या होगा पूछा है। दोनों वायर को हटा के एक वायर ही मान लो तो इसका यंग मॉडुलस क्या होगा, इक्विवेलेंट हो पूछा है, सेम लोड लगाया। अब देखो जब भी इस तरह का सवाल हो तो दो चार एजम्पशंस होते हैं कि नीचे जो लोड लगाया है उसमें इलोंगेशन सेम आएगा। कभी ऐसा नहीं होगा कि लोड टेढ़ा हो जाए। अगर इसका इलोंगेशन सेम है मतलब ये सीधा सीधा नीचे आएगा, तो जितना इलोंगेशन इसमें प्रोड्यूस होगा उतना ही इलोंगेशन इसमें प्रोड्यूस होगा। और अगर नेट देखोगे तो ये वायर यहां से आएगा, तभी तो इक्विवेलेंटी की बात कर रहे हैं। ये यहां सीधा रहेगा और दोनों को हटा के एक वायर लगा दो तो यहां तक आएगा। मतलब पहले में इलोंगेशन देखे, दूसरे में देखे या तीसरे में देखे सेम आएगा। पहले का इलोंगेशन दूसरे के इक्विवेलेंट सेम है, इसका इलोंगेशन प्लस इसका इलोंगेशन डबल नहीं होगा। इसका नीचे आया, इसने नीचे आया, सीरीज में थोड़ी ना कनेक्टेड है। ये इलोंगेट उतना ही हुआ जितना ये हुआ, और दोनों को एक मान लेंगे तो उतना ही नीचे आना चाहिए, तभी तो इक्विवेलेंसी की बात होगी। तो आप कहेंगे कि डेल्टा एल बराबर डेल्टा L1 बराबर डेल्टा L। ठीक है सर। अगर मैं इनको हटा के इक्विवेलेंट वायर मानता हूं, इसका लेंथ है तुम्हारा L, इसका लेंथ L, तो इक्विवेलेंट वायर का भी लेंथ वही होगा। हाँ दोनों वायर को चिपका के अगर एक मानोगे, इसका एरिया A इसका एरिया A, तो इसका एरिया क्रॉस सेक्शन 2 है। सर ठीक है, ऐसे निकालते हैं बेटा। अब मान लो कि इसमें टोटल फोर्स F लगा है, तो ऊपर लगेगा F1, इस पे लगेगा F2 और इस पे लगेगा F। तो ये जरूर कह सकते हो कि एक वायर में फोर्स F है, दोनों वायर का मिला के तो F1 प्लस F2 बराबर F होगा। अब फोर्स की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो। फोर्स बराबर क्या होता है, फोर्स बराबर होता है गामा, पहले के लिए लिखोगे तो गामा 1 FL, पहले का लेंथ L बटा पहले का एरिया A FL बाई फोर्स बराबर क्या हो जाता है यार, फोर्स F बाई A बराबर हो जाता है गामा डेल्टा L बाई L। ये होगा तो फोर्स बराबर होगा गामा 1, इलोंगेशन वही है, लेंथ वही है, एरिया वही है, प्लस दूसरे का गामा 2, इलोंगेशन वही है, एरिया वही है, लेंथ यही है। नेट का हो जाएगा गामा इक्विवेलेंट, इलोंगेशन वही है, लेंथ वही है, लेकिन एरिया डबल होगा। एरिया क्या होगा, डबल होगा। ठीक है सर। अब यहां से देखिएगा ध्यान से, तो तुम्हारा ओ तुम्हारा ओ तुम्हारा ओ, अरे ओ तुम्हारा ओ तुम्हारा ओ, अरे भाई इससे तो नहीं काटा, इससे काटा है भाई, तो L एक कट गया, तो 2 नीचे आ जाएगा, तो गामा इक्विवेलेंट आएगा गामा 1 प्लस गामा 2/2। तो गामा इक्विवेलेंट होगा गामा 1 प्लस गामा 2/2, ये गामा 1 प्लस गामा 2/2, ये करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिएगा, ये एक बढ़िया सवाल है। कभी बचपन में थोड़े से गरीब इंसान अगर रहोगे, गांव में चरवाहा विद्यालय में हम पढ़ने जाते थे, तो हमारे पास वो शॉर्पनर नहीं होता था। शॉर्पनर मतलब वो पेंसिल जिसे छीलते हैं, वो हमारे पास होता ही नहीं था। हम ब्लेड लेके घूमते थे। ब्लेड समझते हो, वो ब्लेड जो आता है ना। अब कई दुनिया के मतलब इंडिया के कई अलग अलग जगह से बच्चे पढ़ रहे होंगे, हमारी बात को समझ ही नहीं पाएंगे। क्या करें बेटा, थोड़ा सा पालन पोषण अलग अलग जगह पे हुआ है हम लोगों का। जो हमारे दिमाग से पैदल विद्यार्थी हैं वो एकदम समझ रहे होंगे, और उन्होंने फील किया होगा इस गरीबी को। हमारे पास जो नटराज का पेंसिल होता था, उसको छीलने के लिए ना हमारे पास शार्पनर नहीं होता था, हम ब्लेड लेके चलते थे और ब्लेड से ऐसे 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 सब तरह से छीलते थे। तो कभी गलती से क्या होता था कि ऐसे सीधा ही कट जाता था,
जब ऐसे छीलते छीलते कट जाता था पूरा पेंसिल, फिर हम बहुत दुखी होते थे, फिर से हम उसको छीलते थे, है ना। तो वही काम है यहाँ पे, उसी पे सवाल पूछ लिया। अगर तुमने नहीं छीला है तो फिर तुम्हारी किस्मत खराब है, फिर तुमको छीलना चाहिए था। देख इधर, उसी पे सवाल पूछा है। कैसा सवाल पूछा देखना, ऐसा सवाल पूछा, अरे रुक जाना, मार दूंगा थप्पड़। चीजें बेटा जल्दी में समझ नहीं आती, उसके लिए समय देना पड़ता है। बच्चे कहते हैं सर हम स्कूल भी जा रहे हैं, हम ये भी कर रहे हैं, जब तेरी औकात नहीं थी दोनों करने की तो क्यों ले लिया एडमिशन। सर जल्दी जल्दी करा दो सर, अब तुम्हारे जल्दी के चक्कर में मैं कंटेंट छोड़ दूं, सवाल कम करा दूं। नीट में जब तक फिजिक्स सीखने से कुछ नहीं होता है, जब तक आप सवाल नहीं करेंगे तब तक कोई फायदा नहीं है। और मैं ये मतलब कई लोग अगर कोटा में पढ़े होंगे या इंडिया किसी किसी कोचिंग में पढ़ रहे होंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि पूरे साल में चैप्टर में जितना नहीं सवाल कराया जाता है उतना मैं क्रैश कोर्स में करा रहा हूँ, ज़्यादा करा रहा हूँ। नहीं पता तो सुन ले, और जिसको शक है वो जाके नोट्स के पन्ने गिन ले, पन्ने गिन लेना नोट्स के। लॉन्ग टर्म में साल भर में जितना नहीं कराया जाता ना उतना मैं करा रहा हूँ, पन्ने गिन लेना। खुली चुनौती, और अगर हो गया तो पढ़ाना छोड़ दूंगा, हो ही नहीं सकता है, मुझे पता है ना, मास्टर मैं हूँ। पन्ने गिन लेना। अब मेरी लिमिटेशंस है कुछ, थोड़ा समय होता ना तो और ज़्यादा डिटेल में और अच्छे से पढ़ाते, लेकिन समय की थोड़ी सी कमी। लेकिन अभी मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, पूरी डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, ऐसा नहीं है। लेकिन लॉन्ग टर्म, और देखो 2 साल का सिलेबस आप 3 महीने में कवर करोगे तो थोड़ा सा लैग आएगा, है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अपन पढ़ते, टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ईच ऑफ मैग्नीट्यूड एफ इज अप्लाइड ऑन अ रॉड ऑफ ट्रांसवर्स सेक्शन एरिया ए, नॉर्मल स्ट्रेस अ सेक्शन पी क्यू। पी क्यू पे नॉर्मल स्ट्रेस कितना डेवलप होगा, इंक्लाइंड थीटा टू द ट्रांसवर्स सेक्शन। ट्रांसवर्स सेक्शन इसको बोलते हैं बेटा, ये होता है आपका ट्रांसवर्स सेक्शन। ये ट्रांसवर्स सेक्शन इधर फोर्स एफ लगा रहा है, या तुम रिजिड सपोर्ट लगा दो वो भी फोर्स एफ ही लगाएगा। यहां भी ट्रांसवर्स सेक्शन ही था असल में, ये इस पे फोर्स एफ लग रहा। अगर इस पे इसका एरिया दिया हुआ ए, अगर मेरे से ना इस पे पूछता, इसका एरिया दिया हुआ ए, इस पे स्ट्रेस पूछता तो मैं एफ बाई ए बोल देता। लेकिन बोला कि मैं फोर्स वही लगा रहा हूं, इसका एरिया यही है, लेकिन मुझे इस पे स्ट्रेस बताओ, ये है काव्य। तो बोला कि नहीं, मेरा कोई इमेजनरी क्रॉस सेक्शन है ये, इस पे फोर्स बताओ जो इस ट्रांसवर्स एरिया से थीटा एंगल पे, ये है पी, इस पे स्ट्रेस बताओ। गजब भयंकर सवाल पूछ रहा, क्या करूं अब। सुनना ध्यान से, इसको अलग बना लेता हूं जो और क्लियर दिखे। ये बेटा एंगल थीटा है, तो इतना समझना कि जो फोर्स इधर लग रहा है वो इस सरफेस से नॉर्मल नहीं है, सरफेस से नॉर्मल ये वाला फोर्स होगा। ये मतलब इस फोर्स का ऐसे ऐसे टेंजेंट ले जाओ, इस तरफ जो आएगा वो सरफेस से नॉर्मल होगा। और अगर वर्टिकल से ये थीटा बन रहा तो ये थीटा होगा, पर ये तो नहीं आया समझ। ये थीटा, ये 90, तो ये 90 माइनस थीटा, ये थीटा। तो ये एफ था, तो एफ का इधर कंपोनेंट लूंगा थीटा के, तो ये एफ कॉस थीटा है। ठीक है सर, तो स्ट्रेस बराबर होता है फोर्स अपॉन एरिया। लेकिन एरिया हमें ये तो नहीं पता सर, ये वाला जो पी क्यू का एरिया है, पी क्यू जो तुम्हारा ये है पी क्यू, इसका एरिया तो हमें नहीं पता। हम एक काम करते हैं, यहाँ पे ट्रायंगल बन रहा है, इसका एरिया कुछ ए डैश एज्यूम कर लेते हैं। तो इसका ए डैश एरिया का वर्टिकल कंपोनेंट लेंगे तो ये होगा ए डैश कॉस थीटा इज इक्वल टू ए, तो ए डैश इज इक्वल टू आएगा ए बाई कॉस थीटा। लेकिन इतना याद रखना, क्रैश कोर्स में मैंने जितना पढ़ा दिया है वो सिर्फ सफिशिएंट ही नहीं, मोर एंड मोर देन सफिशिएंट होगा। बच्चे एकदम लॉजिकलेस सवाल पूछते हैं, क्या सर आप तो पढ़ा रहे हो दिस इज सफिशिएंट। अबे फिजिक्स का तुम्हें पी नहीं आता और तू पूछ रहा सफिशिएंट है कि नहीं। अरे पढ़ाई इसलिए रहा हूं कि सफिशिएंट है। अलग सर दुनिया से मजाक नहीं कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, हम भी आपके साथ मेहनत कर रहे हैं, तो मजाक नहीं कर रहे हैं। ये जो क्वेश्चन मार्क लगाते हो ना, इज दिस सफिशिएंट, जाके उनसे पूछ ले जो लॉन्ग टर्म में भी ना इतना नहीं पढ़ पाते हैं। भरोसा करो भाई, सर हम तो ऐसे पूछ रहे थे। अच्छा तो बेटा हम मजाक नहीं कर रहे थे, हम पढ़ा रहे हैं और सच में पढ़ा रहे हैं। देखो एफर्ट्स, तो एफर्ट्स तुम भी लगाओ और ये फालतू की बातें दिमाग से निकाल दो। एग्जाम देते देते ना, देखो हम किसी को जवाब नहीं देते हैं जल्दी, किसी को जल्दी जवाब नहीं देते, हम अपना काम बस ईमानदारी से करते हैं। समय के साथ लोगों को बस भरोसा हो जाता है कि हाँ यार ये आदमी तो जबरदस्त था। तो अभी तुम संघर्ष करोगे हमारे साथ, जब एग्जाम दोगे ना, और एग्जाम के बाद तुम्हारे
तुम्हारा पेपर अच्छा जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा और नंबर अच्छे आएंगे तो बोलोगे हाँ यार वो मास्टर तो जबरदस्त था यार, सारी बता दी उसने चीज। ऐसे होता है बेटा, अपने आप तुमको लग जाएगा समय के साथ। तो अभी मैं कहूंगा बस भरोसा करो। देखो इसका क्या हाल हो गया, ये परफेक्टली इलास्टिक था कि नहीं? नहीं था। परफेक्टली इलास्टिक होता तो परफेक्ट गोला रहता। चलो कोई बात नहीं। तो स्ट्रेस हम किस पे देख रहे हैं? सर आप स्ट्रेस इस पे देख रहे थे, तो ये फोर्स एफ है तो इसका कंपोनेंट इधर आएगा एफ कॉस थीटा। दो बार फोटो लगा के बनाया कि आपको समझ आए, डिवाइडेड बाई ये एरिया, तो ए डैश क्या हो जाएगा? ए बटा कॉस थीटा, ए बटा कॉस थीटा। ऊपर चला जाएगा एफ बाई ए कॉस स्क्वायर थीटा। अभी आधा जनता बोलेगा सर समझ नहीं आया। खूब पढ़ा है भाई तुम जैसे रामलाल लोगों को, कि उसने नहीं समझ आया तो बच्चा कहता है सर ये ए डैश का कंपोनेंट इधर कैसे लिया आपने? तो मैंने ऐसे लिया कि मुझे एक चीज पता है कि कंपोनेंट हमेशा बड़े वाले वेक्टर का लेते हैं। छोटे वाले का कंपोनेंट लोगे तो जैसे मतलब इस एरिया का कंपोनेंट यहाँ लूँ मैं, तो बच्चा कहता है कि सर ए का कंपोनेंट इधर ए कॉस थीटा भी तो ए डैश हो सकता था। गलत है ये। छोटे वाले का कंपोनेंट लेने से वेक्टर का कंपोनेंट और छोटा होगा, स्मॉलर हो जाएगा, और इस एरिया से तो ये ज़्यादा है। तो सर हाँ, तो तुम्हें नहीं दिख रहा है ये ट्रायंगल में ये हाइपोटेन्यूस है, तो हाइपोटेन्यूस का कंपोनेंट लूंगा इधर, ए डैश का कंपोनेंट होगा ए डैश कॉस थीटा, ए डैश कॉस थीटा। ठीक है बेटा। नेक्स्ट इज पॉइजन रेशियो। पॉइजन रेशियो न्यूमेरिकली कंसेप्चुअली आपको बस याद रखना है, व्हेन डिफॉर्मिंग फोर्स इज अप्लाइड एट द फ्री एंड ऑफ अ सस्पेंडेड वायर ऑफ लेंथ एल। मान लो इस पे फ्री एंड पे मैं फोर्स लगाऊं इधर एफ, और इसको फिक्स कर देता हूं, नहीं फिक्स नहीं कर देता हूं, ये वायर है और इसके फ्री एंड पे दोनों तरफ मैंने फोर्स लगाया, तो इसका लेंथ चेंज होगा। अभी तक लेंथ चेंज होने से एरिया हम इफेक्टिवली कांस्टेंट मानते थे क्योंकि इलॉन्गेशन 1% के आसपास करा रहे थे। लेकिन यहाँ पे जब मैं लेंथ को चेंज करूंगा, दोनों तरफ से खींच के लेंथ को चेंज करूंगा, लेंथ बढ़ेगा तो एरिया घटेगा और एरिया घटेगा तो लेंथ बढ़ेगा। तो इसको कहते हैं लैटरल स्ट्रेन, सॉरी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लेंथ में जो चेंज आया डेल्टा एल बाई एल, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, और इसको कहते हैं हम लैटरल स्ट्रेन, डेल्टा आर बाई एल। पॉइजन रेशियो लैटरल बाई लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन को, लैटरल मतलब उसके सरफेस का रेडियस में फ्रैक्शनल चेंज, तो पॉइजन रेशियो इज डिफाइंड एज लैटरल स्ट्रेन डिवाइडेड बाई लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, पॉइजन रेशियो। तो ये सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं इसको भी। सिग्मा बराबर होगा माइनस डेल्टा आर बटा आर डिवाइडेड बाई डेल्टा एल बाई एल। माइनस इसलिए आ रहा है, लेंथ बढ़ाओगे तो एरिया घटेगा, लेंथ घटाओगे तो एरिया बढ़ेगा। ठीक है ना। तो ये पॉइजन रेशियो की वैल्यू आ गई, देखो ये, ठीक है, पॉइजन रेशियो की वैल्यू आ गई। The length of a metallic wire L1 and L2 when the tension in the wire are T1 and T2 respectively. Find the natural length of wire. वायर की नेचुरल लेंथ हमें बतानी है। सुनिएगा, वायर की नेचुरल लेंथ क्या होगी मैं आपको बहुत अच्छे से बताऊंगा, घबराना नहीं है। द लेंथ ऑफ अ मेटालिक वायर L1 एंड L2, एक मेटालिक वायर का लेंथ है L1 एंड L2 व्हेन द टेंशन इन द वायर इज T1। जब T1 उस पर मैंने टेंशन अप्लाई किया है, उस समय उसका लेंथ है L1, तो क्या इसका ओरिजिनल लेंथ था ना? ये तो इस समय लेंथ है, तो इनिशियल लेंथ मान लो L0। L0 हमने मान लिया इनिशियल लेंथ, L0 हमने मान लिया इनिशियल लेंथ। द लेंथ ऑफ मेटालिक वायर आर L1 एंड L2 व्हेन द टेंशन इन द वायर आर T1 एंड T2। तो हुक्स लॉ लगाऊंगा, तो F बाई A, तो F को तुम T1 कह सकते हो, फोर्स अपॉन एरिया बराबर गामा डेल्टा एल, तो डेल्टा एल हो जाएगा तुम्हारा L1 माइनस L0, डेल्टा एल ही रखता हूँ बटा इनिशियल लेंथ L0। अब यहाँ से T1 इज इक्वल टू डिफाइन हो जाएगा गामा डेल्टा एल को आप कह सकते हो L1 लेंथ है फाइनल, और ये L0 इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल इंटू ए बटा L0। ये इक्वेशन बनेगा एक। फिर टेंशन T2 पे फाइनल लेंथ L2 है, तो टेंशन T2 पे जब फाइनल लेंथ L2 रखूंगा तो ऐसा ही इक्वेशन बनेगा। लेकिन मैं ऐसा इक्वेशन बनाने नहीं चाहता, ये बहुत लेंथी हो जाएगा। मैं तुम्हें 2 ही लाइन में सॉल्व करना सिखाता हूँ, इसको कहते हैं हमारे स्टार। देखना ध्यान से, ये जो सॉलिड का बिहेवियर है वो स्प्रिंग से मैंने समझाया, मतलब स्प्रिंग फोर्स जैसा ही होता है। तो एक बराबर आप लिखते हैं ए डेल्टा एल गामा डिवाइडेड बाई एल, ये असल में तुम्हारा के होता है, इफ बराबर के डेल्टा एल। स्प्रिंग फोर्स का ही ये स्प्रिंग कांस्टेंट है, स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू ही है ये, क्या ये स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू है ये। अगर इसको स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू आप बोल देते हो स्प्रिंग कांस्टेंट है, तो स्प्रिंग कांस्टेंट तो कांस्टेंट ही रहेगा, उसको खींचोगे तो हाँ, तो इतना लेंथी इक्वेशन सॉल्व करने की जरूरत नहीं। हालांकि एक ही बात पड़ेगा, थोड़ा बहुत का फर्क है, लेकिन तो स्प्रिंग कांस्टेंट है, तो सीधा टेंशन जब टी था तो वायर का लेंथ टोटल है L1, इनिशियल लेंथ L0, तो सीधा लिखो के L1 माइनस L0, और जब टेंशन T2 है
तो स्प्रिंग कांस्टेंट के वही रहेगा, फाइनल लेंथ L2 माइनस L0, ये इक्वेशन बनेगा। अरे बहुत सही यार, इसको डिवाइड कर दो तो के से के कैंसिल हो जाएगा, ऊपर में T1 नीचे T2, L1 माइनस L0 बटा L2 माइनस L0 आ जाएगा। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके आंसर निकाल लो। तो T1 T2 ओरिजिनल लेंथ पूछा है, हाँ तो चलो कोई बात नहीं, मैं कर देता हूँ। T1 L2 माइनस T1 L0 इज इक्वल टू T2 L0 माइनस T2 L0। ठीक है, L0 वाले टर्म को उधर ले जाओ, या माइनस को इधर ले आओ, इसको उधर ले जाओ, तो T1 L2 माइनस T2 L1 ये इधर जाएगा, ये इधर आएगा, तो T1 L0 माइनस T2 L0 ये आ जाएगा। यहाँ से आप सही एक चीज़ गड़बड़ लिख दिया मैंने, T1 L2 माइनस T2 L1, यहाँ से आप L0 को बाहर निकालो, T1 माइनस T2 से डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, आंसर आ जाएगा, कोई खास बात नहीं। एक और बढ़िया सवाल है, द लेंथ ऑफ एन इलास्टिक स्प्रिंग इज x मीटर व्हेन द टेंशन इज 8 न्यूटन। अब फिर डायरेक्ट लगाओ F बराबर kx, वेयर kx इज इलॉन्गेशन। तो फोर्स है तुम्हारा 8 न्यूटन, तो स्प्रिंग का लेंथ अभी x मीटर है, तो इनिशियल लेंथ मान लो तुम L, इनिशियल लेंथ L मान लो, तो क्या लिखोगे, k x माइनस L। हाँ सर सही है, लेट इनिशियल लेंथ इज इक्वल टू L। बहुत मुश्किल सवाल है, ध्यान से देखिएगा। अब बोल रहा है कि जब 8 न्यूटन था तो ये था, व्हेन 10 न्यूटन है तो लेंथ है y, तो 10 बराबर y k स्प्रिंग कांस्टेंट k इंटू वाई माइनस एल, ये होगा। अब कह रहा है कि जब मैंने टेंशन लिख दिया 18 न्यूटन, तो 18 बराबर k, तो उसका फाइनल लेंथ बताओ क्या होगा, तो z माइनस एल मान लो, फाइनल लेंथ z है तो इलॉन्गेशन होगा z माइनस एल, तो अपने को z निकालना है, अपने को z निकालना है। इनिशियल लेंथ भी हमें नहीं पता और k भी हमें नहीं पता, तो दो अननोन है। अब दो अननोन कैसे निकलेगा, तो उसके लिए यहाँ पे दो इक्वेशन, पहले दो कंडीशन से हमने लिख ली। अब दो इक्वेशन में भी दो अननोन है जिससे वैल्यू हम निकाल सकते हैं, तो कैसे निकालेंगे, तो एक बार इसको कर देंगे डिवाइड। जैसे ही आप डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे बेटा, डिवाइड करते से ही के से के कटेगा, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 5, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो, तो 4y माइनस 4l इज इक्वल टू 5x माइनस 5l। ये माइनस 4l उधर जाएगा, या माइनस 5l को इधर लाओ, तो ये प्लस 5l माइनस 4l, तो ये l बन जाएगा, l बराबर 5x माइनस 4y, ये l की वैल्यू आ गई। सर ये तो l की वैल्यू आई है। अब हम k की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो l की वैल्यू इक्वेशन 1 में रख दो। इक्वेशन 1 तुम्हारा है क्या, तो ये 8 इज इक्वल टू k x, l की वैल्यू रख दो 5x माइनस 4y। अच्छा सर एक मिनट, l की वैल्यू रख लो, तो माइनस l है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा माइनस 5x प्लस 4y, तो ये हो जाएगा तुम्हारा k 4y माइनस 4x, 4y माइनस 4x आएगा। अब मैंने इतना कर दिया तो मैं पूरा ही करूंगा, नहीं तो तुम रामलाल हो, एकदम दिमाग से पैदल हो। 4y माइनस 4x आ गया, ठीक है सर, चलो ठीक। अच्छा 4 को कॉमन निकाल सकता हूँ, यहाँ पे 4 को कॉमन निकाल सकता हूँ, तो ये 2 हो जाएगा, तो डायरेक्ट तुम लिख लो इसको 2 बटा y माइनस एक्स। तो ये k की वैल्यू निकाली और ये l की वैल्यू निकाली। सर इसका कोई आसान तरीका नहीं होगा, नहीं, 10 न्यूटन लगा दिया ना, F1 F2 F3 लगाता तो हम कर लेते। तो अब क्या करें सर, अब कोई बात नहीं, रखो यहाँ पे 18 इज इक्वल टू k की वैल्यू ये रखो 2 डिवाइडेड बाई y माइनस एक्स, और ये z माइनस l की वैल्यू ये आएगी, माइनस l है तो देखो ये हो जाएगा आपका माइनस 5x प्लस 4y। चलो सर ठीक है, चलो सर ठीक है। अब ये कैंसिल हो, क्या आ जाएगा 9, तो ये हो जाएगा 9x माइनस 9y, 9x माइनस 9y, और माइनस 5x उधर जाएगा तो प्लस 5x। गलत कर रहा हूँ, ये देखो ये यहाँ जाएगा, तो ये आएगा 9y माइनस 9x इज इक्वल टू z माइनस 5x प्लस 4y, माइनस 5x उधर जाएगा तो प्लस 5x हो जाएगा, 9x में से 5x, और ये 4y इधर जाएगा तो 5y माइनस 5x, ऐसा कुछ आ रहा है। देखो ये तुम्हारा 4y उधर गया तो 9y में से 4y जाएगा, तो बताओ कितना बचेगा, तो 9y में से 4y जाएगा तो फिर 5y बचेगा, 5y देखो 5y, ये रहा 5y, और माइनस 5x उधर जाएगा तो प्लस 5x, तो 9x प्लस 5y 4x माइनस 4x, ये रहा माइनस 9x। देखो इससे ही आ जाएगा, तुम देख लो यार, एक लाइन तो कर लो, मैंने पूरी कर दी है। नेक्स्ट देखो, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर कितना होता है, यहाँ पे जबरदस्त तरीका सिखाऊंगा, तुम देखो ध्यान से। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी निकालोगे तो मान लो फोर्स F लगा रहे हो,
तो इसमें कंप्रेशन हो रहा है, तो ये तो स्प्रिंग जैसा ही फोर्स होता है सर। कैसे, एक बार फील कराओ तो देखो, एक बार फिर से फील कराता हूँ। देखो फोर्स बराबर क्या लिखते हैं, फोर्स बराबर लिखते हैं गामा ए बाय इनिशियल लेंथ इनटू डेल्टा एक्स। तो फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू इलोंगेशन। हाँ सर, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू इलोंगेशन। तो अगर मैं यहाँ पे किसी एक्स लेंथ पे जाता हूँ तो यहाँ पे किसी एक्स इंस्टेंट पे एक्स के प्रोपोर्शनल फोर्स लग रहा होगा, इलोंगेशन में यहीं से एक्स लेता हूँ। तो मान लो यहाँ ले आया मैं, इनिशियल यहाँ से इनिशियल लेंथ से यहाँ तक के एक इलोंगेशन को एक्स बोलता हूँ, मतलब डेल्टा एक्स को मैं एक्स बोल रहा हूँ। समझ में आया कि नहीं है? तो फोर्स ये लग रहा होगा। हाँ सर, फोर्स ये लग रहा है। अब dx दूर तक इसको मैंने मान लो यहाँ से खींचा, तो वर्क डन क्या होगा सर, फोर्स इंटू डी एक्स। तो फोर्स ये रहा तुम्हारा गामा ए बाई एल इंटू, अरे भाई यहां से लिया है ना एक्स, इलोंगेशन है, ये इनिशियल लेंथ है, ये फाइनल लेंथ है, ये इलोंगेशन डेल्टा एल को एक्स बोल दिया है। तो देखो यहाँ पे फोर्स बोलो क्या है, गामा ए बटा एल इंटू एक्स इंटू डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन कर दो जीरो से किसी स्मॉल एल तक, तो वर्क आ जाएगा। अब जीरो से किसी स्मॉल एल तक इंटीग्रेशन करोगे तो ये टर्म कॉन्स्टेंट गामा ए बाई एल एक्स स्क्वायर बाई टू आ जाएगा। हाँ बिल्कुल सही है सर, एक्स स्क्वायर बाई टू आ जाएगा। इसको एल मान लो, इनिशियल लेंथ है ये एल। अब मान लो किसी स्मॉल एल तक आप इंटीग्रेट कर रहे हो, जीरो से ए तक, तो अच्छे से देखो क्या आएगा ये सर, ये आ जाएगा एकदम अच्छे से देखूं तो गामा ए बटा एल, ये आएगा स्मॉल एल स्क्वायर बाई टू, ये आएगा वर्क। और विद इन द प्रोपोर्शनल लिमिट अगर मैं खींच रहा हूं तो ये कंजर्वेटिव की तरह एक्ट करेगा और ये एनर्जी स्टोर हो जाएगी एज इट। एनर्जी स्टोर कितना आ जाएगा बताओ, एनर्जी स्टोर आ जाएगा, एनर्जी स्टोर, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर इज इक्वल टू, बता क्या है, गामा ए बाई टू एल इंटू स्मॉल एल स्क्वायर, जहां पे गामा यंग मॉडुलस ए एरिया। अब इसको फोर्स के टर्म्स में अगर मैं रिप्लेस करूं तो गामा ए बाई एल को मैं फोर्स कह सकता हूं। देखो गामा ए बाई एल इंटू एक एल अंदर ले लूं तो ये फोर्स हो सकता है, तो इसको लिख सकता हूं मैं हाफ एफ इंटू स्मॉल एल। ये आ गया तुम्हारा एनर्जी स्टोर। तो इतना एनर्जी स्टोर होता है, अगर एफ फोर्स लगा के मैं खींचता हूं तो इतनी एनर्जी स्टोर होता है, ठीक है ना, इतनी एनर्जी स्टोर होता है। या तुम इससे नहीं समझ पा रहे हो तो एक काम करो, मैं तुमको और आसानी से बहुत तरीके इसको समझाने के, बहुत अलग अलग तरीके से मैं आपको समझा सकता हूं। कैसे समझा सकता हूं देखो, यहां तक बाद में आ जाएंगे अपन। देखो हाफ, गामा को रहने दो, ये तुम्हारा एरिया है ए और ये है लेंथ एल और ये स्मॉल एल का होल स्क्वायर, तो इसमें स्मॉल एल इंटू स्मॉल एल लिखता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बात बताओ, ये स्मॉल एल स्क्वायर है, गामा स्ट्रेन हो जाएगा तुम्हारा डेल्टा एल बाई एल, इसको अगर मैं एल रहने देता हूं, ठीक है, तो यहां से देखना ढंग से, ये हो जाएगा तुम्हारा स्ट्रेस हो क्या है, समझा देता हूं कोई बात देखो क्या तुम्हें ये चीज समझ आ गई, एनर्जी स्टोर हुआ ये समझ आ गई, कितना लेंथ खींचा, एल लेंथ खींचा, ये समझ आ गई। मान लो एल लेंथ पे यहां से इस रॉड को, समझा देता हूं बेटा, आई एम सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। मान लो यहां से ओरिजिनल लेंथ इसका कैपिटल एल था, ओरिजिनल लेंथ इसका कैपिटल एल था, यहां से स्मॉल एल तक खींच के मैंने यहां पे लाया है, तो इस इंस्टेंट पे जो फोर्स लग रहा होगा, वो फोर्स कितना लग रहा होगा, वो फोर्स लग रहा होगा गामा ए बाई कैपिटल एल इंटू स्मॉल एल। देखो ये फोर्स का फॉर्मूला, गामा ए बटा कैपिटल एल इंटू स्मॉल एल, एल लेंथ तक खींचाऊं तो ये फोर्स इस इंस्टेंट पे लग रहा होगा। अब जो तुम्हारा वर्क डन आया वो इतना है, तो एनर्जी स्टोर की वैल्यू तुम ये लिख सकते हो डायरेक्ट, एनर्जी स्टोर की वैल्यू क्या लिख सकते हो, ये गामा ए बाई टू एल इंटू स्मॉल एल का होल स्क्वायर। क्लियर है? अच्छे से देखना बेटा, थोड़ा सा इनकन्वीनियंस है बीच में, आई एम सॉरी, दिमाग थक जाता है बेटा, लगातार मैं 1.25 घंटे से पढ़ाई रहा हूँ। तो देखो ये हो जाएगा आपका हाफ गामा, अब देखना यहां से, ये तो हाफ को अलग रखो, गामा ए कैपिटल एल में एक स्मॉल एल और अंदर ले लो, तो गामा ए कैपिटल ए एक स्मॉल एल और अंदर ले लो, तो क्या इसको मैं फोर्स लिख सकता हूँ? हाँ सर लिख सकते हो, तो एफ और एक एज इट इज रह जाएगा। ये तुम्हारा आया है टोटल एनर्जी स्टोर। हाँ सर ये ठीक है, यहाँ भी आपने लिखा है एनर्जी स्टोर आया है। अगर एनर्जी स्टोर की बात करेगा तो यही सही है, ये एनर्जी स्टोर आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, एरिया इंटू लेंथ से डिवाइड और एरिया इंटू लेंथ से मल्टीप्लाई। तो अगर मैं इस इक्वेशन में हाफ एफ एल एरिया इंटू लेंथ से मल्टीप्लाई, कैपिटल एल से इनिशियल लेंथ से, और कैपिटल एल इंटू एरिया इंटू लेंथ से मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों कर देता हूँ, तो जैसे मैंने मल्टीप्लाई और डिवाइड किया तो एफ बाई ए
टोटल फोर्स अपॉन एरिया, और इलोंगेशन देखो ये एल है और इनिशियल लेंथ है कैपिटल एल, तो ये हो गया स्ट्रेन, तो ये हो जाएगा यू बराबर हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम, तो ये होता है टोटल एनर्जी स्टोर। अब क्या करते हैं, वो वॉल्यूम को नीचे ले आते हैं, तो टोटल एनर्जी बराबर हो गया हाफ स्ट्रेस इंटू ये वॉल्यूम को नीचे ले आओ, तो ये होगा एरिया इंटू लेंथ, तो ये आ जाएगा एनर्जी स्टोर। टोटल वॉल्यूम में एनर्जी स्टोर था हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू टोटल वॉल्यूम, वॉल्यूम से डिवाइड कर लिया तो ये होगा एनर्जी स्टोर पर यूनिट वॉल्यूम, तो पर यूनिट वॉल्यूम में जो एनर्जी स्टोर होगा वो होगा हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। अब ध्यान से आप यहाँ पे देखें, डायमेंशनली सोचे तो मजा आने वाला है। अब मैं तुम्हें एकदम जबरदस्त चीज सिखाऊंगा, एनर्जी स्टोर पर यूनिट वॉल्यूम में इसका डायमेंशन देखो, तो इसका डायमेंशन आता है प्रेशर के बराबर, ठीक है सर। स्ट्रेस का डायमेंशन आता है प्रेशर के बराबर, और स्ट्रेन होता है डायमेंशनलेस। अरे हाँ सर, यूनिट एंड डायमेंशन में भी सिखाया था। ये है तुम्हारा एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी पॉइंट वॉल्यूम प्रेशर के बराबर, ये प्रेशर ये डायमेंशनलेस, तो डायमेंशनली फिट हो गया, तो इसीलिए एनर्जी डेंसिटी हो जाता है सिंपल हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। एनर्जी डेंसिटी होता है हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, बस इतना तुम्हें समझना था, मैंने ड्राइव करके लाया। हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, ये डेरिवेशन है पूरा, कोई खास बात नहीं है। किसी एक्स डिस्टेंस पे ये फोर्स था, फिर एक्स से डीएक्स खींचा, छोटा सा खींचने में छोटा सा वर्क कितना हुआ, तो जीरो से स्मॉल एल तक वर्क कितना हुआ, देखो जीरो से यहाँ से एक्स खींचा था तो जीरो से स्मॉल एल तक खींचने में इतना वर्क हुआ, उस इंस्टेंट पे जो फोर्स लग रहा होगा ये लग रहा होगा ना यहाँ पे फाइनली। तो इस फोर्स के टर्म्स में मैं लिख सकता हूँ कि जो एनर्जी स्टोर आया है वो वर्क डन के बराबर आया है, वर्क डन को फोर्स के टर्म्स में चेंज किया तो हाफ एफ एल आया। तो ये हमेशा याद रख लीजिएगा कि सिर्फ एनर्जी स्टोर अगर तुमसे कभी पूछ ले तो हाफ इतना फोर्स लगा के इतना एल तक खींच के रखा हुआ है, तो ये याद रख लेना, ये सिर्फ एनर्जी स्टोर है, एनर्जी स्टोर है हाफ एफ एल, बस हाफ एफ एल एनर्जी स्टोर है। अब इसमें वॉल्यूम से मल्टीप्लाई, वॉल्यूम से डिवाइड किया, तो एरिया और लेंथ से डिवाइड किया, तो एरिया हो गया फोर्स अपॉन एरिया स्ट्रेस, और ये हो गया स्ट्रेन, और ये टोटल वॉल्यूम, वॉल्यूम को नीचे ले आया, हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन आ गया एनर्जी डेंसिटी। अब इसमें यंग मॉडुलस को यूज करके कहते हैं कि स्ट्रेस बराबर होता है गामा इंटू स्ट्रेन। हाँ सही बात है। अगर मैं इसको यूज करके फॉर्मूले को चेंज करूं, स्ट्रेस इज इक्वल टू गामा इंटू स्ट्रेन लिखूं, स्ट्रेस इज इक्वल टू गामा इंटू स्ट्रेन लिखूं, तो यहाँ पे स्ट्रेस को लिखूंगा गामा इंटू स्ट्रेन, तो गामा का स्क्वायर, गामा इंटू स्ट्रेन, तो गामा इंटू स्ट्रेन का होल स्क्वायर आएगा, तो नया फॉर्मूला बनेगा एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू हाफ गामा इंटू स्ट्रेन का होल स्क्वायर। और अगर मैं स्ट्रेन को लिखूं ये स्ट्रेस बाई गामा, तो हाफ स्ट्रेस का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई गामा। सर ये इतने सारे फॉर्मूले कैसे याद होंगे डायमेंशन से, देखना। एनर्जी डेंसिटी होता है प्रेशर का डायमेंशन के इक्वल, तो एनर्जी डेंसिटी बराबर हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, स्ट्रेन डायमेंशन लेस है, एनर्जी डेंसिटी प्रेशर, स्ट्रेस प्रेशर। अब तुमने अगर स्ट्रेन का स्क्वायर किया तो स्ट्रेन का स्क्वायर करो या क्यूब करो, डायमेंशन लेस है तो डायमेंशन लेस रहेगा, तो इसीलिए डायमेंशन मैच कराने के लिए स्ट्रेन का होल स्क्वायर किया तो स्ट्रेस आएगा नहीं, या तो स्ट्रेस स्ट्रेन दोनों आएगा, तो सिंपल आएगा एनर्जी डेंसिटी बराबर हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, सिंपल होगा एनर्जी डेंसिटी। समझना, मजा आएगा, मोक्ष मिलेगा, तुम कहोगे कि हाँ सर अब नहीं भूलेंगे, ये तो हमेशा याद रहेगा। ध्यान से सुनना, एनर्जी डेंसिटी बराबर हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, स्ट्रेन डायमेंशन लेस, स्ट्रेन डायमेंशन लेके आ गया प्रेशर के बराबर, सही इक्वेशन। अब तुम लिखते हो एनर्जी डेंसिटी बराबर हाफ स्ट्रेस का स्क्वायर, तो एनर्जी डेंसिटी मतलब प्रेशर बराबर स्ट्रेस का स्क्वायर, दो प्रेशर, स्ट्रेस का स्क्वायर दो प्रेशर, तो गामा से डिवाइड कर दे, डायमेंशन मैच करा देगा। देख एनर्जी डेंसिटी बराबर हाफ स्ट्रेस का स्क्वायर, तो नीचे गामा से डिवाइड कर दिया, नीचे गामा से डिवाइड कर दिया, और तुम लिखते हो हाफ स्ट्रेन का होल स्क्वायर, तो डायमेंशन आया ही नहीं, इसलिए गामा से मल्टीप्लाई कर दिया। बताओ महसूस हुआ कि नहीं हुआ? बच्चे नहीं याद रख पाते, खुद मैं पहले स्टार्टिंग के 4 साल तक जब सॉलिड पढ़ाता था, हर बार इस फॉर्मूले से चेंज करके लाता था, हर बार इस फॉर्मूले से चेंज करके लाता था, लेकिन अब नहीं लाता हूं। मैं लिखता हूं हाफ एनर्जी डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, सही है। अगर गलती से एनर्जी डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम में मुझे स्ट्रेस का होल स्क्वायर लिखना हो गया तो गामा से डिवाइड करूंगा, तभी डेंसिटी में डायमेंशन मैच करेगा, और हाफ स्ट्रेन का होल स्क्वायर लिख दूंगा तो डायमेंशन मैच नहीं कर रहा, तो गामा से मल्टीप्लाई कर दूंगा। बोल मजा आया कि नहीं आया? बोल मजा आया कि नहीं आया? अब देखो, मान लो घर में मजा आते आते दो भाई बहन बैठे हो, भाई भाई बैठे हो, लड़ लिए। मैं भी अपने छोटे भाई से खूब लड़ता था, अभी मिलवाऊंगा अपने छोटे भाई से खूब लड़ा है, खूब पीटा है, खूब कूटा है, उठा पटक खेला है खूब। तो जब हम लड़ते थे घर में, घर वाले में बंद कर देते, घर में कुछ लड़ने का सामान नहीं होता था, लोहा लकड़ी नहीं होता था, तो हम लोग क्या करते थे, लोहा लकड़ी नहीं मिलता था, हम लोग लेते थे टॉवेल,
है ना, या वो जो पिल्लो कवर होता है, पिल्लो कवर निकाले और पिल्लो कवर कुछ ऐसा ही मानो, एक एंड से उसको हाथ से पकड़ लिया, उसको घुमा घुमा के, इसको घुमा घुमा के देखना क्या कर रहा है, देख घुमा रहा है, देख घुमा रहा है, जैसे जैसे घुमा रहे टाइट होता जा रहा है, टाइट होता जा रहा है, टाइट कर लेते, फिर इसको ऐसे पकड़ लेते थे, फिर इसको घुमाते थे और फिर घुमा घुमा के अब इसको बनाते थे औजार और फिर मारते थे ऐसे, चोट लगता था। वही सॉलिड वाला कहानी है। टोरिजन ऑफ ए सिलेंडर और ट्विस्टिंग ऑफ ए सिलेंडर, ट्विस्टिंग करना मतलब घुमाना। तो अब सिलेंडर लिया, उसका अपर एज तो फिक्स कर दिया, अपर एज क्या कर दिया उसका मैंने, हिंज कर दिया, फिक्स कर दिया, देखो अपर एज तो फिक्स कर दिया, नीचे से पकड़ के उसको घुमा रहा हूं। तो जब मैं घुमाऊंगा सर, ऐसे पकड़ के जब आप घुमाओगे तो ये जो लाइन बन रहा था यहां से यहां तक, वो थोड़ा सा ट्रांसलेट होकर इधर शिफ्ट हो गया। जैसे देखो यहां पे मैं सिलेंडर पूरी अच्छा बना के दिखाऊंगा मैं, ऐसा नहीं है, बस ये लास्ट टॉपिक है, चिंता मत करना, बहुत सारी चीजें मैंने बहुत अच्छे से सीक्वेंस में कवर कर दिया है। बना पाऊंगा क्या, चलो यही बना, कोई बात नहीं। अब अगर मैं कहता हूं कि अपर इंच तो मैंने फिक्स कर दिया और इसको मैं पकड़ के इसे घुमाना चाहता हूं, तो जो लाइन मान लो यहां से है, इसको मैं घुमा रहा हूं तो ये लाइन थोड़ा सा आगे चला जाएगा ऐसे,
तक दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे